देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। ठीक है। देखो आज हम लोग इलास्ट्रेशन 6 करेंगे। ठीक है, ब्रांच कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर बोला है कि हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज मुंबई हैज अ ब्रांच इन कोचीन टू विच ऑफिस गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। बोल रहा है कि जो हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज है जो कि मुंबई में है, इसका एक ब्रांच कहाँ पर है? कोचीन में है। ठीक है, टू विच ऑफिस गुड्स इनवॉइस्ड मतलब इनको जो स्टॉक भेजा जाता है मतलब मुंबई से कोचीन में जो ब्रांच में स्टॉक भेजा जाता है वो कॉस्ट प्लस 25% में भेजा जाता है, यानी इनवॉइस प्राइस लगा के। द ब्रांच सेल बोथ ऑफ कैश एंड ऑन क्रेडिट। अब ब्रांच जो है ना, उसका सेल का तरीका क्या है? वो कैश भी सेल करता है, क्रेडिट में भी सेल करता है। ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्ट फ्रॉम हेड ऑफिस। ब्रांच का जो एक्सपेंसेस होगा वो सभी हेड ऑफिस से पे होगा, मतलब ब्रांच अपना एक्सपेंसेस खुद नहीं पे करेगा। अगर याद है तुम लोग को, जब हम लोगों ने इसके लास्ट वाला क्लास तो ऑफ था, इसके पहले जो क्लास किए थे उसमें लिखा हुआ था कि ब्रांच जो है, ब्रांच का एक्सपेंसेस 50% ब्रांच खुद पे करता है और 50% जो है हेड ऑफिस। ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन था, तो कैश में हमारा बैलेंस आया था, तो वो हम लोगों ने ब्रांच का एक्सपेंसेस लिखा था। जो भी हो, यहाँ पर बोल रहा है ब्रांच का हर एक खर्चा ब्रांच हेड ऑफिस पे करेगा। ठीक है, ब्रांच का जितना भी खर्चा है वो हेड ऑफिस पे करेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। फिर बोल रहा है यहाँ पर एंड द ब्रांच हैज टू रेमिट ऑल कैश रिसिप्ट इनटू हेड ऑफिस बैंक अकाउंट। ठीक है, और ब्रांच को क्या करना है? जितने भी कैश रिसिप्ट होंगे वो सारे हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में दे देना है। ठीक है, फिर बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स टू कैलेंडर ईयर 2001 प्रिपेयर द अकाउंट्स इन द हेड ऑफिस लेजर एंड एसर्टेन द ब्रांच प्रॉफिट। देखो सबसे पहला बात है कि ये क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ में आता है, ये डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे मैंने बोला है कभी भी हेडिंग नहीं रहता है हमारे पास कि ये मतलब एग्जाम में थोड़ी ना ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि ये डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है तो कर दो, हमें पढ़ के समझना पड़ेगा ना। अब अगर हेड ऑफिस खर्चा पे करता है ब्रांच को, स्टॉक ट्रांसफर करता है ब्रांच को, तो ऑब्वियसली ये डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है। अब डिपेंडेंट ब्रांच में हमें कौन सा मेथड करना है वो देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है from the following details relating to calendar year 2001 prepare the accounts in the head office ledger and ascertain the branch profit। हम लोग को ब्रांच प्रॉफिट निकाल के दिखाना है और उसके लिए अकाउंट्स बनाना है हेड ऑफिस के लेजर में। हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का जो भी लेजर बनेगा उससे हमें ब्रांच का प्रॉफिट बताना है, ये बोला है। ब्रांच डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट सेंड्स वीकली रिटर्न टू द हेड ऑफिस। मतलब अकाउंटिंग तरीके से ब्रांच किसी तरीके का। गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग मैम। देखो यहाँ पर जो है इसका मतलब बोल रहा है कि ब्रांच खुद कुछ अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करता है हेड ऑफिस के मतलब अपने बुक्स में, लेकिन हाँ हेड ऑफिस को अपना जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो वीकली सेंड कर देता है कि क्या सेल हुआ, क्या परचेज हुआ, क्या नहीं हुआ। परचेज वैसे कुछ करता है नहीं, बता देता है जो भी डिटेल्स होता है वीकली बेसिस पे, जो भी डिटेल्स निकल के आता है बता देता है, बट नॉट इन द अकाउंटिंग फॉर्म, क्योंकि वो अकाउंट मेंटेन नहीं करता। ऐसा नहीं कि कुछ लेजर वगैरह बना के सेंड करता है, जस्ट नॉर्मल डिटेल्स को भेज देता है। फिर बोल रहे हैं गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस दे दिया है 6 लाख, रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस दे दिया है। मतलब ब्रांच को हेड ऑफिस से स्टॉक रिसीव हुआ है 6 लाख का, जो कि इनवॉइस प्राइस पे ही गिवन है, और इनवॉइस प्राइस पे 12,000 का रिटर्न हुआ है वो भी दिया है। अच्छा, अब स्टॉक एट कोचीन। कोचीन मतलब जो ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच का नाम है, मुंबई में हेड ऑफिस है, क्वेश्चन में बताया था। तो स्टॉक जो है 1 जन को कितने का है? 60,000 का ओपनिंग स्टॉक हो गया, किसका? ब्रांच का। सेल इन द ईयर, ब्रांच का कैश सेल क्रेडिट सेल, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि ब्रांच जो है कैश सेल भी करता है क्रेडिट सेल भी करता है। ठीक है, सन्ड्री डेटर एट कोचीन एज ऑन 1 जन 2001 72,000। बोल रहा है कि डेटर जो है वो 1 जन यानी ओपनिंग डेटर ब्रांच का है 72,000। जब भी कोचीन बता रहा है इसका मतलब क्या है? ब्रांच का बात हो रहा है। ठीक है,
कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, क्योंकि क्रेडिट सेल होता है तो डेटर से कैश भी रिसीव होगा। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, बैड डेब्ट इन द ईयर, सेल्स रिटर्न एट कोचिंग ब्रांच। ये जो सेल्स रिटर्न है ये ब्रांच और उसके कस्टमर के बीच का बात है, ठीक है। और यहाँ जो रिटर्न है ना, ये देखो रिटर्न टू हेड ऑफिस, ये ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का बात है। रेंट, रेट्स, टैक्सेस, सैलरी एंड वेजेस एंड बोनस ब्रांच का, ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टॉक एट ब्रांच एज ऑन 31 एट इनवॉइस प्राइस। तो ये हमें पूरा का पूरा ब्रांच का डिटेल्स दिया है, ब्रांच का ट्रांजैक्शन विद कस्टमर एंड हेड ऑफिस। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, हमें बोल रहा है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय स्टॉक एंड डेटर मेथड। तो यही मेथड हम लोगों ने सीखा हुआ है, मैंने तो अभी दूसरा कोई मेथड तुम लोग को सिखाया है नहीं। स्टॉक एंड डेटर मेथड में हमें क्या बनाना है, ब्रांच का अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो मेन वहां पर 7 लेजर्स बनता है, तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं क्या क्या हमारा मेन मेन लेजर होगा वो बनाते हैं। देखो क्योंकि इनवॉइस प्राइस का है तो हम लोगों का जो एडजस्टमेंट अकाउंट होता है ना वो भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बनाते हैं, देखो इलास्ट्रेशन 6 इन द बुक्स ऑफ हिंदुस्तान नाम क्या था हेड ऑफिस का, हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज मुंबई। अच्छा, 7 लेजर्स क्या क्या बनता है, एक तो होता है ब्रांच स्टॉक होता है, तो पहले वही बना लेते हैं, कोचिन ब्रांच स्टॉक। अब इसके लिए एक रेलिवेंट जगह हमें रखना पड़ेगा, तो मेरा ये यहाँ का पूरा जगह ही हम रख लेते हैं, कम होने से प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और क्या बनता है, 7 लेजर्स बनता है अगर तुम लोग को याद है। तो नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। देखो क्योंकि इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है, तो इनवॉइस प्राइस होगा तो स्टॉक एडजस्टमेंट यानी जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो स्टॉक एडजस्टमेंट बोल के आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, ये अकाउंट बनेगा। इसके बाद हम लोग बना लेते हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच। इसके लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए होता है, इतने से ही हो जाएगा। और बन जाएगा ब्रांच डेटर, गुड मॉर्निंग ऋषभ। ब्रांच डेटर अकाउंट, नेक्स्ट बना लेते ये पूरा इतना रख देते ब्रांच पीएल, ब्रांच पीएल अकाउंट, ब्रांच कैश, कितना सारा बन गया, 7 लेजर्स होता है, 1 2 3 4 5 6 और एक बाकी है, और ब्रांच कैश, और एक लास्ट में हो जाएगा ब्रांच एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हम लोग को बोला नहीं कितना सारा लेजर बनाना है, हम लोग को सिर्फ इतना बताया गया है कि इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके बताना है कि ब्रांच से प्रॉफिट है कि लॉस। तो स्टॉक डेटर मेथड में अगर इनवॉइस प्राइस से क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग को पता है 7 लेजर्स बनेगा, ये सब हम लोग फर्स्ट क्लास में ही किए थे। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन भी 2 किया था, आज सेम चीजें हम लोग दोबारा कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर
पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सब तो बताया है कि कहाँ पर हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस मुंबई में है, ब्रांच कहाँ पर है, कोचीन में है, ठीक है। ये हेड ऑफिस जो है ब्रांच को जो स्टॉक सेंड करता है वो 100 प्लस 25% करके करता है, ये सब मैंने बता दिया, ठीक है। और ब्रांच कैसे गुड्स सेल करता है, कैश में भी करता है, क्रेडिट में भी करता है। ब्रांच अपना खर्चा खुद कुछ भी नहीं पे करता है, सारे खर्चे डायरेक्ट हेड ऑफिस से जाते हैं। ये सब पॉइंट हमें याद रखना है कि कैसे इनका बिजनेस ट्रांजैक्शन चलता है। फिर बोल रहा है ब्रांच जितना भी कैश कलेक्शन होता है, रिसीव्ड होता है, वो सभी हेड ऑफिस को रेमिट कर देता है, और वीकली बेसिस पे अपना डिटेल्स भी ब्रांच को सेंड करता है, सॉरी हेड ऑफिस को सेंड करता है। कौन? ब्रांच। ये सब डिटेल्स हमें बताया था। अब यहाँ पर देखो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, जो दिया हुआ है कैलेंडर ईयर 2001 के बेसिस में गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। हेड ऑफिस से स्टॉक मिला है, तो इसका एंट्री क्या था? देखो ब्रांच का एंट्री का सिस्टम अलग था, मैंने बोला भी था तुम लोग अगर घर पे इसे रीड नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो डायरेक्टली इसका आंसर करने में बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। और हर बार जर्नल फिर लेजर करना बहुत मुश्किल है, वैसे भी काफी बड़ा चैप्टर होता है। और क्योंकि हम सारा क्वेश्चन कराना ज्यादा मतलब प्रेफरेबल होता है मेरे लिए ना, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हर बार पूरे चीजों को बोलना, क्योंकि देखो वो तुम लोग का भी टास्क है कि तुम लोग को घर पे पढ़ना चाहिए। तो फिर भी हम एक क्वेश्चन को स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोल रहे हैं कि क्या एंट्री होगा, ठीक है, क्योंकि एंट्री तुम लोगों को ही याद करना पड़ेगा। ये सेम क्वेश्चन ही है, चाहे तो इसे स्किप भी हम कर सकते हैं होम एज अ होमवर्क देके, लेकिन हम चाहते हैं कि हम करवाएं क्योंकि हम इसी तरीके से ही पढ़ाते हैं, तो इसीलिए। तो देखो हम लिख तो नहीं सकते बार बार सारा जर्नल एंट्री, लेकिन तुम लोग अगर पढ़े हो तो मुझे बताना, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो रिकॉल करो, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, ये चैप्टर वैसे भी काफी बड़ा है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, इनवॉइस प्राइस में गुड्स रिसीव हुआ है, तो एंट्री क्या होता है, मैंने तुम लोगों को ड्रॉ करके समझाया था कि स्टॉक हेड ऑफिस से चला जा रहा है ब्रांच के पास, ठीक है। लेकिन हेड ऑफिस के स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, गुड्स, ये देखो हम डायरेक्ट एंट्री लिख के दिखा रहे हैं, एक एक दो लिख के दिखा रहे ताकि तुम लोग को रिकॉल हो जाए। गुड्स सेंड टू ब्रांच, यहाँ पर फिर हो जाएगा टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है, ब्रांच के पास आ रहा है, तो टू ब्रांच स्टॉक। और यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये देखो मेरे से भी गलत हो जा रहा है, उल्टा लिख दिया मैंने, मतलब मैंने रिटर्न का लिख दिया। देखो ब्रांच के पास स्टॉक आ रहा है तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा, सिंपल सा तरीका। सो व्हाट कम्स इन डेबिट, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट हो गया। कौन भेज रहा है? हेड ऑफिस भेज रहा है, ठीक है। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ऐसे लिखना पड़ता है। कितने का स्टॉक भेजा गया है? 6 लाख का, ठीक है। तो ब्रांच के पास आया है 6 लाख, लेकिन जो हेड ऑफिस है वो 6 लाख का नहीं भेज रहा है, क्यों? क्योंकि उसके लिए उसका कॉस्ट कितना है, ये तो इनवॉइस प्राइस है, इस पे प्रॉफिट लगा हुआ है, उसके लिए उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 6 लाख डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। क्यों 125 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि क्वेश्चन में बताया ना कि 25% प्रॉफिट लगा के भेजा जाता है। तो ये देखो 6 लाख डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4,80,000। देखो ये सब कैलकुलेशन अभी अगर तुम लोग नहीं किए हो घर पे तो बहुत मुश्किल होगा समझने में। ये देखो 4,80,000, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा कैलकुलेशन से 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, इतने का स्टॉक किसने भेजा? ये हेड ऑफिस बोल रहा है मेरे पास से 4,80,000 का स्टॉक गया, ब्रांच बोल रहा है मैंने तो वो 6 लाख पे रिसीव किया, क्योंकि हेड ऑफिस ने उस पर प्रॉफिट लगा के भेजा। तो इन दोनों का गैप जो हो रहा है प्रॉफिट, तो अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को 2PL लिखते हैं, लेकिन ये कोई अर्न किया हुआ प्रॉफिट नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के, ठीक है। इसमें नाम ऐसा होगा, ये बार बार इसीलिए हम पढ़ने बोल रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मल जर्नल एंट्री की तरह इसमें लैंग्वेज यूज नहीं होता है, तो ये करना जरूरी है। एक बार अगर मेहनत से नहीं करोगे जितने भी जर्नल एंट्री लिखवाए हैं तो फिर नहीं समझ में आएगा। ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितना हो रहा है? 1,20,000। इसका मतलब हेड ऑफिस 4,80,000 का प्रोडक्ट 1,20,000 प्रॉफिट लगा के ब्रांच को 6 लाख में भेज रहा है, ये तो समझ में आ जाएगा। लेकिन लिखे क्या, एंट्री में लिखना क्या है? तो लिखना ये होता है कि ब्रांच के पास स्टॉक आ रहा है तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, हेड ऑफिस से जा रहा है तो हेड ऑफिस स्टॉक, मैंने ऐसे लिखवाया था, फिर मैंने बोला था जहां जहां हेड ऑफिस स्टॉक लिखेंगे वहां वहां गुड्स सेंड टू ब्रांच लैंग्वेज यूज करना है, ठीक है। अब जो रूल्स है वो तो देखो फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री पोस्ट करेंगे। कैसे करके पोस्ट होगा? जैसे जर्नल से लेजर पोस्ट होता है, तो ये ब्रांच स्टॉक है, तो ब्रांच स्टॉक, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू ब्रांच एडजस्टमेंट
टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 4,80,000, ताकि मुझे थोड़ा सा समझाने का दोबारा मौका मिल जाए, इतना नहीं लिख रहे हैं हम, ठीक है। 1,20,000। अच्छा, अब इसका साथ ही साथ क्रॉस पोस्टिंग भी कर दो। कहाँ होगा? ब्रांच एडजस्टमेंट में और गुड्स सेंड टू ब्रांच में। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखेंगे और गुड्स सेंड टू ब्रांच में। ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या लिखना पड़ेगा? बाई ब्रांच स्टॉक बोल के, ये देखो ये एंट्री क्या होगा? ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच एडजस्टमेंट, तो क्या हो जाएगा? बाई ब्रांच स्टॉक बोल के, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई ब्रांच स्टॉक 1,20,000, यहाँ पर हो जाए। एक एक लाइन इसीलिए छोड़ रहा है, ओपनिंग बैलेंस वगैरह लिखने का जरूरत होता है ना, इसीलिए। बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट 1,20,000, ठीक है। और गुड सेंड टू ब्रांच में भी लिखेंगे ब्रांच बाई ब्रांच स्टॉक, गुड सेंड टू ब्रांच में लिखेंगे बाई ब्रांच स्टॉक, यहाँ पर लिखते हैं गुड सेंड टू ब्रांच में बाई ब्रांच स्टॉक 4,80,000। ये देखो 4,80,000, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4,80,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट बोल रहा है रिटर्न टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को रिटर्न देना पड़ेगा, मतलब हेड ऑफिस रिटर्न टू हेड ऑफिस, ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न कर रहा है। ये वैल्यू भी इनवॉइस प्राइस में दिया हुआ है, तो क्या होगा? ब्रांच के पास से स्टॉक चला जा रहा है, तो स्टॉक आने से डेबिट, चले जाने से क्रेडिट, क्योंकि ये जो है रियल अकाउंट है, तो टू ब्रांच स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। टू ब्रांच स्टॉक हो जाएगा। तो ब्रांच से कितने का स्टॉक जा रहा है? ब्रांच तो बोलेगा 12,000, क्योंकि उसको तो इसका कॉस्ट 12,000 ही पता है, ठीक है। तो वो 12,000 बोलेगा। अच्छा, अब इस 12,000 में कितने अमाउंट में प्रॉफिट लगा हुआ है, कैसे निकालेंगे? ये 125 का वैल्यू है, इंटू अगर 100 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है, मतलब विदाउट इनवॉइस या लोडिंग, जो भी बोलो, इंटू 100, तो ये हो गया 9,600, ठीक है। तो ये देखो 9,600 एक्चुअली जो प्रोडक्ट रिटर्न हो रहा है, जितने का स्टॉक, उसका कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट में कौन रिकॉर्ड करेगा? हेड ऑफिस करेगा। तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा? मेरे पास स्टॉक आ रहा है, तो वो जब स्टॉक रिसीव करता है तो वो लिखता है गुड्स सेंट टू ब्रांच, यही वाला लैंग्वेज यूज करता है, ठीक है। मतलब ऐसा मत सोचो सेंट हो रहा है फिर, ये लैंग्वेज यूज करता है। जब जब हेड ऑफिस का स्टॉक डेबिट या क्रेडिट होगा, मतलब हेड ऑफिस के पास स्टॉक आएगा या हेड ऑफिस स्टॉक भेजेगा, तो हेड ऑफिस स्टॉक अकाउंट की जगह लिखना पड़ता है गुड्स इनटू ब्रांच। तो गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट हम लोग करेंगे डेबिट कितने से? 9,600, ठीक है। अब ये गैप क्यों दिख रहा है? बिकॉज हेड ऑफिस ने प्रॉफिट लगा के ब्रांच को भेजा था, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना प्रॉफिट उसने रिकॉर्ड किया था, मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट, उतना डेबिट करना पड़ेगा। तो ब्रांच एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 2,400। तो इसको पोस्ट करेंगे। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच स्टॉक, तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले गुड्स सेंट टू ब्रांच ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच स्टॉक। तो ब्रांच स्टॉक में लिखना पड़ेगा बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये किस चीज के लिए है? रिटर्न के लिए है, ठीक है, ये रिटर्न के लिए। और बाई ब्रांच एडजस्टमेंट, ये रिटर्न का, ठीक है। देखो जस्ट ऑपोजिट एंट्री होगा, होना भी चाहिए, सेंड करने का जो होगा जस्ट उसका ऑपोजिट करेंगे तो ही ना रिटर्न रिकॉर्ड होगा। कितना अमाउंट है यहाँ पर? गुड सेंड टू ब्रांच हो जाएगा हम लोग का 9,600। देखो कैसे पोस्ट हो रहा है एंट्री, ये देखो गुड सेंड टू ब्रांच स्टॉक, तो ये इतने से रिकॉर्ड होगा, कंबाइन एंट्री रिकॉर्ड ऐसे ही होता है ना। और देखो ब्रांच एडजस्टमेंट तो ब्रांच स्टॉक, क्योंकि ये 12,000 कैसे बना है? 9,600 और 2,400 को मिला के, तो एक बार एंट्री 9,600 वाला होगा, दोबारा यहाँ पर 2,400 वाला हो जाएगा, जो कि ब्रांच एडजस्टमेंट का था। और हम लोग इसके साथ क्रॉस पोस्टिंग भी करेंगे, ये हटा देते, देख देख के क्रॉस पोस्टिंग कर लेते। क्रॉस पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगा? एक तो होगा हम लोग का गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट में, तो यहाँ पर लिखेंगे गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट में टू ब्रांच स्टॉक। ये किस चीज वाला है? रिटर्न वाला है, ठीक है। रिटर्न का हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो ये अमाउंट हो जाएगा हम लोग का 9,600। ये देखो 9,600, और ब्रांच एडजस्टमेंट 2,400, तो यहाँ पर लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक
9,000 सॉरी 2,400 शायद, एक मिनट चेक करते हैं, हाँ 2,400। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये दो एंट्री हम लोगों ने कर लिया, फिर बोल रहा है स्टॉक एट कोची ब्रांच, मतलब ओपनिंग स्टॉक 1 जन का है तो स्टॉक अकाउंट में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी बोल के 60,000। ये देखो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हो या टू बैलेंस बीडी भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये हो जाएगा 60,000, बस ये यहीं पर लिखेंगे। ये तो ओपनिंग बैलेंस है, ये तो कोई एंट्री हुआ नहीं है, ट्रांजैक्शन होने पे एंट्री होता है, ये ऑलरेडी एंट्री का ओपनिंग बैलेंस है तो ये यहीं पर पोस्ट होगा। फिर बोल रहा है सेल्स हुआ है तो कैश सेल क्या है, तो ब्रांच ने कैश सेल किया है, एंट्री कैसे होता है, नॉर्मली कैश सेल का एंट्री होता है कैश टू सेल, जब ब्रांच करता है तो ब्रांच कैश लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर याद आ रहा है देखो, नहीं तो कॉपी में जरूर मिलेगा लिखे हो तो, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट। अब हम लोग जैसे कैश टू सेल करते हैं, लेकिन यहाँ तो हम लोग सेल नहीं कर सकेंगे, ब्रांच का सेल होने से ब्रांच बोलेगा मेरा स्टॉक कम हो गया, तो टू ब्रांच स्टॉक। ठीक है, ऐसा एंट्री होता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ब्रांच स्टॉक में लिखना पड़ेगा बाई ब्रांच कैश बोल के, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई ब्रांच कैश। ऊपर लिख दे, मुझे लग रहा है जगह कम हो रहा है यहाँ पर, बाई ब्रांच कैश, कैश सेल, कैश सेल है 2 लाख। अच्छा, क्या ये क्रॉस पोस्टिंग होगा, देखते हैं, ब्रांच कैश हम लोग का कुछ था, हाँ ब्रांच कैश है, तो इसका क्रॉस पोस्टिंग होगा टू ब्रांच स्टॉक बोल के, टू ब्रांच स्टॉक कैश सेल 2 लाख। हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल नॉर्मल क्या एंट्री करते हैं, डेटर टू सेल। ठीक है, तो ब्रांच तो अपने सेल को हमेशा यही बोलता है मेरे पास से स्टॉक कम हो गया, और कैश के जगह लिखेगा ब्रांच डेटर, डेटर टू सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ब्रांच डेटर टू ब्रांच स्टॉक, तो हमें कितना लिखना पड़ेगा, अमाउंट को चेंज करते हैं, अमाउंट है हम लोग का डेटर का 3,20,000, 3.2 लाख मैंने लिख दिया। ठीक है, 3,20,000, तो ब्रांच डेटर टू ब्रांच स्टॉक, तो ब्रांच स्टॉक में लिखेंगे बाई ब्रांच डेटर, बाई ब्रांच डेटर, क्रेडिट सेल्स 3,20,000। ठीक है, 3,20,000 था, कैश रिसिप्ट लिख दिया, सॉरी 3,60,000 है, 3,60,000। ठीक है, और ब्रांच का जो डेटर है वहां क्रॉस पोस्टिंग करेंगे टू ब्रांच स्टॉक बोल के 3,60,000, ये वाला टू ब्रांच स्टॉक बोल के 3,60,000, टू ब्रांच स्टॉक क्रेडिट सेल 3,60,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, सन्ड्री डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया है 1 जन यानी ओपनिंग बैलेंस, तो डेटर अकाउंट में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 72,000, यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 72,000। ठीक है, टू बैलेंस बीडी 72,000। अच्छा, नेक्स्ट देखो, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, डेटर से कैश रिसिप्ट का नॉर्मल एंट्री क्या होता है, याद करो, कैश मिला डेटर से तो कैश टू डेटर, तो कैश के जगह क्या लिखना है, ब्रांच कैश लिखना है, और ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर। थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे, नॉर्मल जर्नल के साथ उसको मैचअप करने का कोशिश करोगे, 2-3 बार रिकॉल करोगे तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर प्रैक्टिस वाला है, इसे इग्नोर करोगे तो फिर मुश्किल होगा। तो कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, तो क्या एंट्री हो जाएगा, ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर, ये देखो नॉर्मली क्या लिखते हो, कैश टू डेटर। ठीक है, ब्रांच में आया तो ब्रांच कैश और ब्रांच डेटर हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर, मतलब ब्रांच डेटर में लिखना पड़ेगा बाई ब्रांच कैश बोल के। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं बाई ब्रांच कैश बोल के पहले, बाई ब्रांच कैश 3,20,000।
अच्छा, ब्रांच कैश में लिखना पड़ेगा टू ब्रांच डेटर बोल के, ब्रांच कैश में लिखना पड़ेगा टू ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश यहाँ पर है, टू ब्रांच डेटर, टू ब्रांच डेटर, क्रेडिट सेल का जो अमाउंट रिसीव हुआ है 3,20,000 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, कैश रिसिप्ट हो गया, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। नॉर्मली क्या एंट्री करते हो, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर, ये वाला हम लोग एंट्री करते हैं। जब डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू, क्या लिखेंगे, टू पीएल कर सकते, मतलब देखो इसका नेट एंट्री कैसे होगा, ये देखो, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। नॉर्मली हम लोग जब भी डेटर को डिस्काउंट अलाउड करते ये करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट, इसका क्लोजिंग एंट्री बता रहे, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, यही वाला करते हैं, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, फिर पीएल टू डिस्काउंट अलाउड। तो बेसिकली पीएल में हम लोग क्या लिखते हैं, टू डिस्काउंट अलाउड बोल के लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखो, एक्चुअली डिस्काउंट अलाउड कैंसिल, नेट एंट्री क्या बना, पीएल टू डेटर बना, मतलब पीएल टू ब्रांच डेटर, और डिस्काउंट अलाउड जो है हाइपन देके हम लोग लिख सकते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड को कैसे लिखोगे, देखो इसको कैसे ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, जब हम लोग किसी को डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो उससे हम लोग का डेटर, देखो किसको करेंगे, डेटर को करेंगे, तो डेटर कम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डेटर में लिख देते हैं, देखो ऐसे क्योंकि हमारा पीएल बना हुआ है ना, तुम लोग इसका इम्पैक्ट जो है डायरेक्टली पीएल में दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे पीएल में डिस्काउंट अलाउड लिखते हो, उसके जगह हम लोग ऐसे लिखेंगे, टू ब्रांच डेटर, ब्रैकेट में ऐसे हाइफन देके लिखो डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। अभी मैंने दिखाया ना क्या एंट्री होगा, ये देखो ब्रांच, यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड टू ब्रांच डेटर, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड टू ब्रांच डेटर। उसके बाद क्या एंट्री होगा, ब्रांच पीएल टू डिस्काउंट अलाउड, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर, वही हम लिख रहे हैं, ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर, दो बार एंट्री नहीं करके एक ही बार में कर रहे हैं, ठीक है, ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर, इस तरीके से। तो यहाँ पर टू ब्रांच डेटर लिख दिया मैंने, और हाइफन देके डिस्काउंट अलाउड लिख दिया। तो ऐसे करने से भी होगा, अगर दो बार लिख के करना चाहते हो तो भी चलेगा, लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा, वैसे भी बहुत सारा लेजर बनाना होता है। तो हम लोग नेट एंट्री कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर। अब ब्रांच डेटर में लिखना पड़ेगा बाई ब्रांच पीएल बोल के, ब्रांच डेटर में हम लोग लिखेंगे बाई ब्रांच पीएल डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। देखो वैसे भी तो हम लोग लिखते ही है ना डेटर में बाई डिस्काउंट अलाउड, उसके जगह मैंने नेट एंट्री कर दिया और पीएल से इसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं बैड डेप्ट, तो बैड डेप्ट हुआ है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, बैड डेप्ट टू डेटर होता है, तो बैड डेप्ट टू ब्रांच डेटर, तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, बाई बैड डेप्ट, लेकिन मैंने बोला कि हम लोग नेट एंट्री लिखेंगे, तो हम लोग उसको ब्रांच पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे बैड डेप्ट, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का 4,000। देखो इसका भी नेट एंट्री किया मैंने, ये देखो, नॉर्मली सोचो क्या होता है, बैड डेप्ट, ये रहा बैड डेप्ट टू ब्रांच डेटर, नॉर्मली हम लोग सिर्फ डेटर लिखते हैं, यहाँ ब्रांच डेटर लिखेंगे। अब जब पीएल में ट्रांसफर होगा तो ब्रांच पीएल टू बैड डेप्ट, तो बैड डेप्ट कैंसिल, नेट एंट्री क्या हुआ, ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर, वही कर रहे हैं। ब्रांच डेटर में क्या पोस्ट करेंगे, बाई ब्रांच पीएल, किस बात का है, बैड डेप्ट का, वो लिख दिया खुद के समझने के लिए, ठीक है। तो नेट एंट्री हर जगह पे करेंगे तो हम लोग का कम से कम एक टास्क तो कम होगा, कम से कम दो के जगह एक एंट्री करना पड़ेगा, नहीं तो काफी टाइम लगता है। तो अब हम लोग ब्रांच पीएल में इसे लिखेंगे टू ब्रांच डेटर 4,000, टू ब्रांच डेटर बैड डेट 4,000। अच्छा, इसके बाद देखो, सेल्स रिटर्न एट कोचिन ब्रांच, मतलब कस्टमर ने रिटर्न किया है, ब्रांच में रिटर्न हुआ है, कस्टमर ने रिटर्न किया है, तो एंट्री क्या होगा, डेटर कम हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न टू डेटर करते हैं, यही एंट्री करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, सेल्स रिटर्न टू डेटर के जगह ब्रांच डेटर लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसको सेल्स रिटर्न को कहाँ क्लोज करते हैं, सेल्स रिटर्न को हम लोग क्लोज करते हैं ट्रेडिंग में, लेकिन यहाँ ब्रांच का ट्रेडिंग का मतलब तो ब्रांच का स्टॉक समझो,
पहला क्लास याद रखो कि जब हम लोग ब्रांच का स्टॉक दिखाते हैं तो उसमें हम लोग ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट को ब्रांच स्टॉक बोल के डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब ट्रेडिंग में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट। ये देखो नॉर्मली जब तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो सेल्स रिटर्न को क्या करते हो, सेल्स से लेस करते हो सेल्स रिटर्न। ये तो प्रेजेंटेशन का तरीका है, लेकिन अगर हमें रिटर्न करने का मौका नहीं मिलता तो हम लोग इसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। नॉर्मल सा बात है ना, अगर मुझे माइनस का इंपैक्ट दिखाना है सेल्स से तो सेल्स हम लोग का इधर रिकॉर्ड होगा, तो सेल्स रिटर्न इधर रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन अकाउंट्स का कुछ अपना प्रोसेस है दिखाने का, तो उस वजह से बोला जा रहा है इसको लेस करके लिखो। लेकिन अगर एंट्री की तरह देखा जाए तो फिर वो क्रेडिट साइड में आना चाहिए, तभी तो कम होगा। वैसे ही इसका मतलब क्या हुआ, एंट्री क्या हुआ, ट्रेडिंग टू सेल्स रिटर्न, वही हम लोग कर रहे हैं। ट्रेडिंग के जगह ब्रांच स्टॉक कहां ट्रांसफर होगा, एक्सपेंसेस जो होता है अदर देन स्टॉक वो पीएल में ट्रांसफर होता है। जैसे तुम लोग बैक डेप लिखते हो, डिस्काउंट अलाउड लिखते हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिखते हो, स्टेशनरी लिखते हो, पोस्टेज एंड टेलीग्राम लिखते हो, टेलीफोन एक्सपेंस सब पीएल में चार्ज करते हो। लेकिन परचेज, वेजेस, ये सब कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग में। वैसे ही ये देखो ट्रेडिंग टू सेल्स रिटर्न होता अगर हम लोग माइनस के जगह एंट्री के थ्रू से लिखते। तो अब ट्रेडिंग को क्या लिखेंगे, ब्रांच के यहाँ रिटर्न हो रहा है तो ब्रांच कहाँ क्लोज करेगा, ब्रांच के ट्रेडिंग में। ब्रांच के ट्रेडिंग को क्या बोला जाता है, ब्रांच स्टॉक बोला जाता है। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न कैंसिल, और जो नेट एंट्री है वो हो गया ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर, यही वाला लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर। तो ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर, तो ब्रांच डेटर में लिखना पड़ेगा बाई ब्रांच स्टॉक सेल्स रिटर्न 8,000, सेल्स रिटर्न 8,000। अब ये वाला ब्रांच स्टॉक में भी जाना चाहिए, तो टू ब्रांच डेटर बोल के लिखेंगे। एट थाउजेंड। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर बोल रहा है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एट ब्रांच। ठीक है, ब्रांच का खर्चा है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस का खर्चा पे किया गया है। तो नॉर्मल एंट्री क्या होता है, जब हम लोग रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एक्सपेंसेस पे करते हैं तो हम लोग ऐसा एंट्री करते हैं, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस टू कैश, ऐसे लिखते हैं। अगर ये कोई ब्रांच ब्रांच नहीं होता तो तुम लोग ऐसे लिखते। अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी सेम और उसके बाद इसको क्या करते, पीएल में क्लोज करते, पीएल टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। हम लोग इसी चीज को कैसे दिखाएंगे, देखो अगर हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस का नाम, क्योंकि देखो यहाँ पर पेमेंट जो है ना ब्रांच खुद नहीं कर रहा है, एकदम स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला हुआ था हेड ऑफिस पे कर रहा है। तो जब हेड ऑफिस पे करता है तो कैश लिखना चाहिए, जब ब्रांच पे करता है तो ब्रांच कैश लिखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेड ऑफिस बना रहा है सारा बुक्स, तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा, हेड ऑफिस बोलेगा रेंट रेट्स एंड टैक्सेस अकाउंट डेबिट टू कैश ही बोलेगा। ठीक है, और इसको अलग से नाम नहीं देके इसे ब्रांच एक्सपेंस बोल सकता है, मतलब ओवरऑल ये भी ब्रांच एक्सपेंसेस है, ये भी ब्रांच एक्सपेंसेस है, ऑफिस वाला भी ब्रांच एक्सपेंसेस है। तो ऐसे इंडिविजुअली नाम नहीं देके हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाए। देखो हम लोग क्यों हम ये बात कर रहे हैं, मैंने ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बना रखा है, मैंने तो ऐसा कोई अकाउंट नहीं बनाया जहां पर मैंने इंडिविजुअली, मैंने ऐसा अकाउंट नहीं बनाया रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। ठीक है, मैंने ऐसा अकाउंट नहीं बनाया सैलरी वेजेस बोनस। ठीक है, मैंने ऐसा कोई अकाउंट नहीं बनाया ऑफिस एक्सपेंसेस, तब तो हम लिख देते हैं यहाँ पर टू कैश बोल के। मैंने एक एक्सपेंस अकाउंट बनाया जहां पर हर तरीके के एक्सपेंसेस का हम लोग एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली इतना सारा लेजर बनाना पॉसिबल नहीं है। वैसे ही हेड ऑफिस को कितने सारे ब्रांच का इतना इतना लेजर पोस्टिंग करना पड़ता है, तो वो अपने टास्क को कम करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, एक एक्सपेंस अकाउंट बना लेगा और वहां पर जितने भी खर्चे पे किए हैं वो सबको एंट्री कर देगा। तो ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश लिख लेगा और यहाँ पर जो एक्सपेंस पे कर रहा है उसको अलग से डिनोट कर देगा। जैसे पहले वाला है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। ठीक है, ये क्या हो गया, अपने काम को उसने कंसाइज कर लिया। ठीक है, अगर वो रेंट रेट्स टैक्सेस अलग अलग बनाएंगे तो उसमें तो काफी टाइम लगेगा, तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इतना हो गया। तो ये हम लोग का क्या हो गया, कैश अकाउंट में जा रहा है। ठीक है, तो ये ब्रांच कैश नहीं है, ये कैश है। क्यों, क्योंकि ब्रांच का एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस नॉट बाय ब्रांच। अगर ब्रांच होता तो ब्रांच कैश होता ये, और अगर ब्रांच कैश होता तो इसका क्रॉस पोस्टिंग होता, जो कि यहाँ पर नहीं होगा।
क्रॉस पोस्टिंग इसका नहीं होगा। फिर बोल रहा है सैलरी वेजेस बोनस, तो फिर से यहाँ पर टू कैश, सैलरी वेजेस एंड बोनस 60,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 6,000, टू कैश, ऑफिस एक्सपेंस 6,000। अच्छा, और कुछ भी नहीं है। लास्ट में है क्लोजिंग स्टॉक, ब्रांच का इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट में इसे लिख सकते हैं, बाई बैलेंस सीडी बोल के 1,20,000 लिख लेते हैं। बाई बैलेंस सीडी 1,20,000 हो गया। जो भी डेटा था मैंने लिखवा दिया, देखो जितने भी डेटा था हम लोगों ने सारा पोस्ट कर लिया, और हम लोग स्लो स्लो ही चले। पहला फिर से हम एक बार पहले क्वेश्चन में टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तुम लोग एक बार इसको रिकॉल करो, नेक्स्ट क्वेश्चन से तुम लोगों से पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्लोज करना है। मैंने ना क्लोज का भी तुम लोग को एक सीक्वेंस बताया था कि सबसे पहले क्या क्लोज करना पड़ता है। सबसे पहले क्लोज करना पड़ता है ब्रांच डेटर, फिर ब्रांच स्टॉक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का क्लोज होगा ब्रांच डेटर, ब्रांच डेटर को क्लोज करेंगे, फिर ब्रांच स्टॉक। तो पहले डेटर का क्लोज कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। इधर ज्यादा आएगा, चेक करते हैं। इधर ज्यादा आएगा लग रहा है, 3,60,000 है प्लस 72,000, 4,32,000 माइनस 3,20,000 माइनस 6,000 माइनस 4,000 माइनस 8,000, तो ये हो गया 94,000। इसको क्या लिखे ये बताओ, इसको क्या लिखे। डेटर अकाउंट मैंने तुम लोग को बताया था, डेटर अकाउंट का मतलब क्या है, डेटर से ये क्या बता रहा है, कितना पैसा पहले से मिलने वाला है, इस बार कितना क्रेडिट सेल किया है, यानी टोटल अमाउंट रिसीवेबल, उसमें से कितना रिसीव हो गया है, कितना रिसीव नहीं होगा बिकॉज ऑफ डिस्काउंट अलाउड, बिकॉज ऑफ बैड डेट एंड बिकॉज ऑफ सेल्स रिटर्न। तो ये जो यहाँ पर 94,000 आया, इसे क्या लिखना पड़ेगा, ये क्या निकल के आया, बाई साइड में आया है तो बाई तो लिखेंगे। हाँ बोलो। क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीटी, क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ गए, ठीक है। अच्छा, ब्रांच डेटर क्लोज होने के बाद क्लोज कौन सा होगा, सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। इसके बाद ब्रांच स्टॉक को क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। ब्रांच स्टॉक में सारी डेटा इनवॉइस प्राइस में लिखा हुआ रहता है, तो नॉर्मली बैलेंस नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर बैलेंस आता है, इसका मतलब कुछ स्टॉक ऐसा होगा जो मोर देन इनवॉइस प्राइस पे सेल हुआ है। ये भी मैंने तुम लोगों को बताया था, एक बार रिकॉल करके देखो। यहाँ पर क्या है, ये भी इनवॉइस प्राइस में है, ये दोनों मिला के इनवॉइस प्राइस है गुड्स सेंट का, ठीक है। ये रिटर्न जो हुआ है कस्टमर ने रिटर्न किया है, तो ये कौन से प्राइस पे, ये सेल प्राइस पे है, ठीक है। कैश सेल हुआ है, ये सेल प्राइस पे है। डेटर को सेल किया है क्रेडिट पे, सेलिंग प्राइस पे है। ये दोनों रिटर्न का जो है मिला के इनवॉइस प्राइस पे है, और ये भी इनवॉइस प्राइस पे है, ठीक है। अब अगर डिफरेंस आता है, क्यों आएगा, अगर सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस इक्वल है, जितना इनवॉइस प्राइस है उतने में ही अगर सेल करने के लिए क्वेश्चन में बोला हुआ होगा, तो या फिर ऐसे सेल हुआ होगा प्रैक्टिकली, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस अगर ग्रेटर देन इनवॉइस प्राइस होगा तो ही डिफरेंस आएगा, अदरवाइज डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इतना स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल था, उसमें से हम लोगों ने इतना सेल किया, इतना रिटर्न हो गया, मतलब सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं नॉर्मली। देखो ये इधर लिखा है ना, जो भी मैंने तुम लोग को समझाया, और ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो बेसिकली डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकता है अगर हम लोगों ने इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पे, यानी ब्रांच ने बेचा है, वो हमें कुछ बोला नहीं, हम लोग चेक करके देखेंगे। अगर बैलेंस आएगा तो उसे क्या नाम से लिखा जाता है, उसे प्रॉफिट नहीं लिख सकते। इसका भी मैंने तुम लोग को लॉजिक बताया था, पता नहीं ये वाले पीडीएफ में है कि नहीं। यहाँ पर हाँ, ये देखो मैंने बताया था कि प्रॉफिट एक्चुअली कितना रिकॉग्नाइज करना चाहिए हेड ऑफिस को। अगर हेड ऑफिस अगर ब्रांच को 100 का चीज 110 में भेज रहा है, तो ब्रांच उसे अगर कस्टमर को 120 में बेच रहा है, तो ब्रांच तो बोलेगा प्रॉफिट 10 रुपीज का है। लेकिन सोच के देखो एक्चुअली प्रॉफिट कितना हुआ है, जो हेड ऑफिस को पता है 100 का चीज 120 में सेल हुआ है, यानी 20 का प्रॉफिट हुआ है। तो इसका मतलब ब्रांच जब रिकॉर्ड कर रहा है तो वो ओरिजिनल प्रॉफिट नहीं है, इसीलिए उसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बोल सकते, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में उसे हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि एक बार फिर से याद आ गया होगा तुम लोगों को। देखो
यहाँ पर हम लोग इसका टोटल करेंगे, फिर यहाँ पर बैलेंस आएगा तो लिखेंगे। देखते हैं बैलेंस आता भी है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। 2 लाख और 3,60,000 मतलब 5,60,000 प्लस 9,600 प्लस 2,400 प्लस 1,20,000 6,92,000 माइनस 60,000 6 लाख माइनस 8,000 24,000 आया, बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में बेचा गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 6,92,000। ये हो जाएगा टू ब्रांच, टू साइड है और इसको लिखना चाहिए टू ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के, इसे ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर किया जाता है। ये लिख देते हैं एक्सेस। ये एक्चुअली क्या निकल के आता है, एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस। ये हमें क्या डिनोट कर रहा है, एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। ठीक है, ये मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए लिख के रख दिया। तुम लोग इसका हेल्प, मतलब ये जब भी पढ़ोगे ना इस अकाउंट को तो समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस से जितना भी सेलिंग प्राइस एक्सेस में सेल हुआ है प्रोडक्ट, ठीक है, सेलिंग प्राइस जितना एक्सेस रखा गया है वही यहाँ पर निकल के आएगा। और जैसे ये हमें मिला हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे, इसका क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट में। तो यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट में हम लोग कर देते हैं क्रॉस पोस्टिंग। ये हो जाएगा बाई ब्रांच स्टॉक बोल के ट्रांसफर 24,000, ये ट्रांसफर होके आया है। ठीक है, 24,000 लिख दिया। अच्छा, इसके बाद हम लोग का कौन सा अकाउंट क्लोज होता है, इसके बाद क्लोज होता है ब्रांच कैश। ठीक है, इसके बाद ब्रांच कैश क्लोज करना पड़ता है। तो ब्रांच कैश ये है, ब्रांच कैश इसको क्लोज करेंगे। अच्छा, ब्रांच के कैश को हम लोग क्लोज कर लेते, देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पर ओपनिंग कैश में कुछ था नहीं, शायद नहीं कुछ था नहीं, रहता तो हम लिख लेते क्योंकि मैंने तो सारा डेटा ही लिखा है। 5,20,000 का कैश है इनके पास। ठीक है, कैश सेल करके और डेटर से कलेक्शन करके आया है। ठीक है, और क्वेश्चन में एक चीज बताया था कि जितना भी अमाउंट जो है ब्रांच में आता है वो सभी ब्रांच जो है हेड ऑफिस को रेमिट कर देता है। तो बाई साइड में ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा किसको, हेड ऑफिस को। तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा, मेरे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश बोलेगा। तो इसे क्या लिखना चाहिए, बाई कैश बोल के। ठीक है, ये कौन एंट्री कर रहा है, हेड ऑफिस। मेरे पास कैश आया कौन से ब्रांच से, जो कोचिन वाले ब्रांच से है। ठीक है, तो इसके आगे लिख दो कोचिन ब्रांच कैश, अगर लिखना चाहो तो समझने के लिए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कोचिन ब्रांच कैश अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफर टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को ट्रांसफर किया जा रहा है। ये अमाउंट कौन कर रहा है, ब्रांच कर रहा है। क्वेश्चन में बोला था हर बार ट्रांसफर करता है, तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसा लिखा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता कि ट्रांसफर नहीं करता है या फिर अभी नहीं किया है, तो ये हम लोग बाई बैलेंस शीट ही लिख देते कि हाँ ब्रांच के पास इतना कैश पड़ा हुआ है। वैसा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये हमेशा ट्रांसफर कर देता है जो भी अमाउंट रिसीव्ड होता है हेड ऑफिस को। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ट्रांसफर टू हेड ऑफिस। हो गया, ब्रांच कैश के बाद क्लोज होता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। अच्छा, एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या लिखा जाता है, देखो जो हम लोग का क्रॉस पोस्टिंग हुआ है वो तो हम लोग कर ही चुके हैं, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग में भी तो जो है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा, क्योंकि जब हेड ऑफिस ऑलवेज ब्रांच को प्रॉफिट लगा के स्टॉक सेंड करता है तो इसके अंदर इंक्लूडेड जो प्रॉफिट है अनरियलाइज्ड, और इसमें जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो भी हमें लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, ब्रांच का जो है ओपनिंग वाला का एलिमिनेशन, जैसे सेल इधर रिकॉर्ड होता है तो उसका प्रॉफिट उल्टे हाथ में रिकॉर्ड होता है, वैसे ही ओपनिंग का जो स्टॉक है उसका प्रॉफिट डेबिट साइड, मतलब डेबिट साइड में ओपनिंग है तो क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, रिजर्व बोल लो लोडिंग बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक था 60,000, ये कितने के साथ इक्विवेलेंट है, 125 के साथ। इनटू कितना करने से पता चलेगा, 25, बिकॉज 25 जो है वो प्रॉफिट के वेटेज को बताता है और 60,000 जो है वो इनवॉइस के वेटेज को बताता है, और उसमें 25 प्रॉफिट है तो 12,000 प्रॉफिट 12,000। अच्छा, यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व।
क्लोजिंग स्टॉक था 1,20,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, तो ये हो गया 24,000। अब हम लोग को इसको क्लोज करना है, इसमें ये डेटा लिखना बाकी था, हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज करने से हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ब्रांच से प्रॉफिट आया कितना है, जो कि हमें ब्रांच स्टॉक से नहीं पता चलता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें क्या पता चलता है, ब्रांच ने कितना प्रॉफिट कमाया। अगर हेड ऑफिस ये पता करना चाहते हैं उसने कितना प्रॉफिट कमाया है, तो उसके लिए ये अकाउंट को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी अनरियलाइज प्रॉफिट है उसका रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद भी अगर बैलेंस आता है तो वो प्रॉफिट बताया जाएगा। तो चेक करते हैं, इधर ही ज्यादा है 1,20,000 अनरियलाइज प्रॉफिट, 24,000 ये ब्रांच का प्रॉफिट। ठीक है, और 12,000 ये सब हो गया टोटल प्रॉफिट। 1,56,000 आ रहा है, माइनस 24,000 माइनस 2,400, तो 1,29,600। 1,29,600 टोटल में 1,56,000, इसको हम लोग बोलते हैं टू ब्रांच पीएल, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये नीचे लिखने से बेटर होता, चलो कोई बात नहीं, नीचे मतलब ये ब्रांच स्टॉक के बाद लिखने से ज्यादा अच्छा होता, लेकिन मेरा यहाँ ना जगह नहीं था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक्चुअली इसका सही प्रेजेंटेशन ये होगा, ये वाला ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। ठीक है, तो तुम लोग का अगर जगह है तो ऐसे इसको सही कर लो। तो ऐसे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं अगर लिख भी देते हो, लेकिन इसको नीचे लिखने से ज्यादा प्रेजेंटेशन बेटर रहेगा। तो ये हम लोग का हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब हम लोग का कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, गुड्स सेंड टू ब्रांच वाला अकाउंट अब हम लोग को क्लोज करना है, तो इसको क्लोज करते हैं। 4,80,000 का स्टॉक ट्रांसफर किया था हेड ऑफिस ने ब्रांच को। ठीक है, ये कौन सा प्राइस है, ये है कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस लेस करके, इनवॉइस मतलब इनवॉइस बोल रहा है, अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट कहाँ चला गया, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, और इतने का रिटर्न हुआ था। तो सीधा सा बात है, हेड ऑफिस ने 4,80,000 का स्टॉक सेंड किया था, उसमें से 9,600 का जो है रिटर्न कर दिया है ब्रांच ने। तो इसका मतलब ट्रेडिंग में कितना चला जाएगा, 4,70,400। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग में। मतलब ट्रेडिंग में क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में बाई साइड में लिखेंगे, जब हम लोग सेल करते हैं तो जो जैसे बाई सेल लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बाई ट्रांसफर टू ब्रांच, तो ये लिखना पड़ेगा ना। तो फिर ये कहां पर दिखाएगा, हेड ऑफिस कहाँ दिखाएगा, ट्रेडिंग में। हेड ऑफिस का टोटल स्टॉक वो कहाँ दिखा रहा होगा, अपने ट्रेडिंग में। वहां से अगर खुद कस्टमर को सेल करता है तो बाई सेल लिखता होगा, ब्रांच को सेंड करता है तो बाई गुड सेंड टू ब्रांच लिखता होगा, तो वही एंट्री हुआ ना। ट्रेडिंग में फिर क्या होगा, इसका प्रेजेंटेशन अगर देखो तो ये क्या हो रहा है, जैसे मान लो ब्रांच का ट्रेडिंग, तो ब्रांच क्या बोलेगा, बाई सेल्स, जब वो खुद कस्टमर को बेचेगा। अगर मान लो जो हेड ऑफिस है वो कंसाइनमेंट में गुड्स भेज रहा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अगर मान लो ब्रांच को भेज रहा है तो बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, वही वाला तो हुआ ना, गुड्स सेंट टू ब्रांच टू ट्रेडिंग। ठीक है, तो इसे क्लोज कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्लोज करना बाकी है। अभी भी दो अकाउंट बाकी है, ब्रांच एक्सपेंसेस और ब्रांच पीएल। अगर एक्सपेंस पीएल दोनों चीज है तो पहले एक्सपेंस क्लोज होगा फिर पीएल। उसका रीजन ये है कि एक्सपेंस जो है वो हम लोग का कहां पर जाता है, एक्सपेंस जो है वो हम लोग का पीएल में क्लोज होता है, तो पहले एक्सपेंस को ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएल में, उसके बाद ही हम लोग पीएल को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर ना एक एंट्री आया था ब्रांच पीएल, उसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, टू ब्रांच पीएल को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। ये देखो ये वाला ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट टू ब्रांच पीएल है, तो ब्रांच पीएल में, अच्छा ये ब्रांच एक्सपेंस में लिख दिया मैंने, सॉरी, ब्रांच पीएल में लिखना पड़ेगा यहाँ पर, बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। ये क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं, फिर बताते हैं कौन सा पहले क्लोज होगा। देखो ये तो क्रॉस पोस्टिंग होना चाहिए था ना, वो मैंने किया नहीं तब, इसके बाद ये करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये लिखने के बाद ही तुरंत हमें ये क्रॉस पोस्टिंग कर लेना चाहिए था, नहीं करने से गलत हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया है गलत। ये देखो ये वाला हटाते, ये ब्रांच एक्सपेंस था, मैंने इसको पीएल मान के कर लिया गलती से। अच्छा, अब क्या होगा, देखो क्या सीक्वेंस होना चाहिए, ये होने के बाद इसका क्रॉस पोस्टिंग होना चाहिए, उसके बाद ये क्लोज होना चाहिए। अब क्लोज होगा ब्रांच एक्सपेंस, तो ब्रांच एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस है वो पीएल में क्लोज होते हैं।
तो 60,000 और 18, 78 और 6 मतलब 84,000। तो ये कहां पर क्लोज होगा? ब्रांच पीएल में, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर क्लोज्ड इन पीएल और ट्रेडिंग, तो ये तो सब पीएल का एक्सपेंसेस है, तो पीएल में क्लोज होगा। ट्रांसफर कर देंगे पीएल में 84,000। अब ये वाला ब्रांच पीएल में चला जाएगा। टू ब्रांच एक्सपेंस बोल के, टू ब्रांच एक्सपेंस 84,000। अगर हम लोग ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट नहीं बनाते, जैसे मैंने लास्ट क्लास में जो तुम लोग को इस पे क्वेश्चन करवाया था, वहां पर मैंने ब्रांच पीएल बनाया था लेकिन एक्सपेंस नहीं बनाया था। अगर मान लो ये अकाउंट नहीं बनाते हैं तो ये सबका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ये सब एक्सपेंसेस डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ब्रांच पीएल यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे, ब्रांच पीएल यहाँ पर आ जाएगा टू कैश बोल के, इसके नीचे नीचे आ जाएगा रेंट, रेट्स, टैक्सेस, सैलरी, वेजेस, बोनस, ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा अगर हम लोग एक्सपेंस अकाउंट नहीं बनाते। और अगर बनाते हैं तो एक्सपेंस का टोटल जो है वो पीएल में ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पर इसको कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने से जैसे पीएल में नेट प्रॉफिट वगैरह आता है वैसे ही आएगा, प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, लेकिन प्रॉफिट ही आएगा। दिख रहा है 1,29,600 मैक्सिमम अमाउंट, 1,29,600 माइनस 6 and 4 10, 10 और 8,400, 18,000, 84,000। 10,000 94, अच्छा 94,000। ये नेगेटिव क्यों दिखा रहे हैं? 35,600। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल, मतलब हेड ऑफिस के पीएल में जाने का बात हो रहा है। ये तो ब्रांच का पीएल से निकल के आया ना, तो अब हेड ऑफिस उसको क्या करेगा? अपने प्रॉफिट के साथ उसे ऐड करेगा, क्योंकि इसका रीजन भी मैंने बताया था कि ब्रांच का अलग अलग कैलकुलेशन तो ठीक है, लेकिन हेड ऑफिस जो अपना पूरा प्रेजेंटेशन करता है तो वहां पर जितने ब्रांच है सभी को कंबाइनली दिखाता है, ताकि यूजर्स के लिए वो रीड करना आसान हो। अब यूजर्स तो 50 ब्रांच का कैलकुलेशंस को देख के फिर उसका तो मतलब कैलकुलेट करके ये नहीं पता कर पाएगा ना कि हेड ऑफिस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये कंपनी कितना अच्छा चल रही है। एक कंपनी का परफॉर्मेंस पता करने के लिए क्या हम लोग उसके सारे ब्रांच का डिटेल्स ढूंढे? तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा? इनको ऐसा कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके रखना चाहिए जहां पर ओवरऑल जो है ऑपरेशन या एक्टिविटीज जो भी बोलो उसका प्रेजेंटेशन हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो, इससे ये पता चल रहा है इस पीएल को हेड ऑफिस अपने पीएल में ले जाके ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो इलस्ट्रेशन 7। बोल रहा है अर्नोल्ड ऑफ दिल्ली ट्रेडर्स इन घी एंड ऑयल, ठीक है। ये लोग घी और ऑयल बेचते हैं। इट हैज ए ब्रांच एट लखनऊ। तो नॉर्मली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है घी और ऑयल बेचना इनका काम है, और इनका एक ब्रांच है लखनऊ में। ही डिस्पैचेस 25 टीन ऑफ ऑयल्स एट द रेट ऑफ 1,000 पर टीन एंड 15 टीन्स of ghee 1,500 per tin on first of every month. The branch incurs some expenditure which is made out of the collection. This is in addition to expenditure directly paid by head office. बताते हैं, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ये बिजनेस जो है वो ऑयल और घी का है। लखनऊ में इनका एक ब्रांच है, दिल्ली में हेड ऑफिस है। और हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो ट्रांसफर किया है 25 टीन ऑफ ऑयल 1,000 पर टीन करके, और 15 टीन्स ऑफ घी 1,500 पर टीन करके। तो देखते हैं टोटल कितने का स्टॉक इन्होंने भेजा है। 25 इंटू 1,000, 25,000, और 15 इंटू 1,00,000, 1,500, 22,500। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं ये स्टॉक डेटर का है भी कि नहीं। मैंने तो करवाना स्टार्ट कर दिया, एक सेकंड।
ब्रांच अकाउंट बोला है, नहीं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ऑल्सो, नहीं ये वाला नहीं होगा, ट्रेडिंग पीएल बनाने के लिए बोला है। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन हम लोग अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये मेथड हम लोगों ने सीखा ही नहीं है, ठीक है, ये मेथड अभी हम लोगों ने सीखा नहीं। देखते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन होगा, जो मेथड सीखा हुआ है उससे ही देखते हैं। एक मिनट। हाँ, ये वाला होगा, देखो ये वाला क्वेश्चन एज इट इज है, ठीक है, जैसे हम लोग स्टॉक एंड डेटर मेथड कर रहे हैं वो वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि मेसर्स मरीना दिल्ली हैज अ ब्रांच एट बैंगलोर, ठीक है, तो दिल्ली में हेड ऑफिस है, बैंगलोर में ब्रांच है, टू विच ऑफिस गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। देखो सेम टाइप ऑफ है तो तुम लोग को रिलेट करने में भी आसान होगा, वो भी कॉस्ट प्लस 25% था। द ब्रांच सेल बोथ फॉर कैश एंड क्रेडिट, ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्ट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड ब्रांच हैज टू रेमिट ऑल कैश रिसीव्ड इनटू द हेड ऑफिस बैंक। बोल रहा है ब्रांच कैश एक्सपेंसेस डायरेक्टली हेड ऑफिस से पे होता है, ब्रांच सारे जो भी इन मतलब अर्निंग होता है वो सारा का सारा हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो देखो एकदम एज इट इज है, ठीक है, तो तुम लोग खुद भी ट्राई करके देख सकते हो। फिर यहाँ पर बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू कैलेंडर ईयर 2001 प्रिपेयर द अकाउंट्स इन द head office ledger ascertain branch PL under stock and data method. Branch does not maintain any books of accounts but sends weekly returns to the head office. सेम टाइप ऑफ डेटा दिया है, देखो ठीक है। चलो हम लोग फटाफट एक बार कर लेते हैं। अभी हम उतना जर्नल नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट तुम लोग को पोस्ट करके दिखाएंगे। देखो तुम लोग को भी डायरेक्ट ही करने आना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में एक क्वेश्चन करने में आधा घंटा से भी ज्यादा लगेगा, जैसे मुझे लगा। देखो 12:43 हो रहा है, मतलब लगभग 1 घंटा। अच्छा, क्या क्या अकाउंट बनाएंगे? ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, स्टॉक एडजस्टमेंट, ब्रांच पीएल, ये सब बनाते हैं, ठीक है। ये देखो सबसे पहले बना लेते हैं ब्रांच स्टॉक। हम और इन द बुक्स अब ये सब नहीं लिख रहे हैं। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, ये पूरा ही जगह रख दिया मैंने। ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, ब्रांच पीएल, ब्रांच पीएल, ब्रांच एक्सपेंस, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच कैश, ठीक है। देखो सेम टाइप में क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ डेटा थोड़ा चेंज कर दिया है, तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड में कर सकते हैं। जैसे गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, तो ब्रांच स्टॉक में क्या हो जाएगा? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये लिखना पड़ेगा। गुड्स रिसीव्ड हुआ है हेड ऑफिस से, तो ब्रांच क्या बोलेगा? ब्रांच स्टॉक में ब्रांच स्टॉक बढ़ेगा बिकॉज ब्रांच स्टॉक आ रहा है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट कहाँ से आ रहा है? परचेज तो नहीं कर रहा है, तो हेड ऑफिस ने भेजा है, तो क्या लिखना चाहिए? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। और क्योंकि इनवॉइस में भेजा है तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो टू ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के आएगा, टू ब्रांच एडजस्टमेंट।
अब अमाउंट देखते हैं कितना होगा। क्या ये इनवॉइस प्राइस में बता दिया है 45 लाख? हाँ, इनवॉइस प्राइस में बता दिया है। 45 लाख जो है वो इक्विवेलेंट टू 125 है। हम लोग अगर 100 निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कॉस्ट कितना है। 45 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100 तो 36 लाख होगा। ठीक है, कॉस्ट कितना 100 यानी कॉस्ट के साथ इक्विवेलेंट है तो 36 लाख होगा। यहाँ पर लिखते हैं 36 लाख, 36 लाख। और ये डिफरेंस आ जाएगा 9 लाख का ब्रांच एडजस्टमेंट का। ठीक है, तुम लोग चाहो तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन लिख लो। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखेंगे बाई ब्रांच स्टॉक 9 लाख और ब्रांच गुड सेंड टू ब्रांच में लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक। ठीक है, इसमें लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक। ये ऊपर लिख देते हैं, इसमें तो ज्यादा कुछ लिखने का होता है नहीं। टू ब्रांच स्टॉक, ओ सॉरी बाई ब्रांच स्टॉक होगा ना, वही बोल रहे थे तो बाई ब्रांच स्टॉक होगा, उल्टा लिख दे रहे थे। 36 में। अच्छा, अब रिटर्न। हाँ, अब देखो रिटर्न बोल रहा है। रिटर्न कितना है? रिटर्न टू हेड ऑफिस 90,000। अब 90,000 इनवॉइस प्राइस पे है तो 90,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100 करने से हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली प्राइस कितना है। 90,000 डिवाइड 125 इंटू 100 तो ये कितना हो गया? 72,000। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर। ब्रांच स्टॉक में बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है, ये हो जाएगा 72,000। 72,000 और 90,000 का डिफरेंस हो जाता है हम लोगों का कितना? 72 और 90,000 का डिफरेंस हो जाएगा 18। तो ये क्या हो जाएगा? बाई ब्रांच 9 लाख होना चाहिए, मैंने 90 लाख लिख दिया। बाई ब्रांच एडजस्टमेंट। ठीक है, फिर से ब्रांच गुड सेंड टू ब्रांच और ब्रांच एडजस्टमेंट में इसका पोस्ट करना पड़ेगा। तो गुड सेंड टू ब्रांच में तो मैंने एक बार लिखा हुआ ही है तो ये लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का 18,000। और ये ब्रांच एडजस्टमेंट में टू ब्रांच स्टॉक, ये हो जाएगा 72,000। हो गया। अच्छा, इसके बाद स्टॉक बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक 4,50,000 तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू बैलेंस बीडी 4,50,000। अच्छा, इसका जो अनरियलाइज प्रॉफिट का एलिमिनेशन है वो भी कर लेते हैं साथ ही साथ, तो फिर इसको याद रखने का जरूरत नहीं होगा। बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना है? 90 नहीं 4,50,000। अच्छा, 4,50,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25। 90,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90,000। नेक्स्ट देखते हैं क्या डेटा मिल रहा है। सेल्स, कैश सेल, क्रेडिट सेल। तो कैश सेल का एंट्री क्या होगा? बाई ब्रांच कैश और क्रेडिट सेल का होगा बाई ब्रांच डेटर। ठीक है, अब और हम डिटेल्स नहीं बोल रहे क्योंकि देखो याद तो रखना ही पड़ेगा ना, डिटेल्स में बोल के भी ज्यादा फायदा है नहीं, बार बार तुम लोग को दिमाग में वो रिकॉल करना पड़ेगा। कैश टू सेल, कैश सेल तो ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक, क्योंकि स्टॉक कम हो रहा है, फिर से स्टॉक कम हो रहा है। डेटर क्रेडिट सेल हो रहा है तो डेटर से रिलेट होगा। तो ब्रांच कैश का लिख देते हैं 15 लाख और 27 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 15 लाख
और यहाँ पर 27 लाख, ये सब हो गया कैश सेल अगर लिखना चाहे, और क्रेडिट सेल। अब ये पोस्ट करेंगे ब्रांच कैश और ब्रांच डेटर में, तो ब्रांच डेटर में लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक, टू ब्रांच स्टॉक 27 लाख, और ब्रांच कैश में लिखना पड़ेगा टू ब्रांच स्टॉक। टू ब्रांच स्टॉक ये हो जाएगा हम लोग का 15 लाख था, 15 लाख कैश सेल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं सेल्स सन्ड्री डेटर ओपनिंग 5,40,000 लिख देते हैं डेटर में, टू बैलेंस बीडी 5,40,000, टू बैलेंस बीडी 5,40,000। नेक्स्ट देखो कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, तो इसमें लिखेंगे बाई ब्रांच कैश, कैश टू डेटर होता है तो बाई ब्रांच कैश 24 लाख, और ब्रांच कैश में लिखना पड़ेगा टू ब्रांच डेटर, टू ब्रांच डेटर, टू ब्रांच डेटर ये हो जाएगा 24 लाख, हो गया। अच्छा इसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, तो डिस्काउंट अलाउड अभी मैंने सिखाया कैसे लिखना है, हम लोग डेटर में लिखेंगे बाई ब्रांच पीएल बोल के 45,000, डेटर में लिखेंगे बाई ब्रांच पीएल डिस्काउंट अलाउड 45,000। अब ब्रांच पीएल में फिर से इसे ट्रांसफर कर देंगे टू ब्रांच डेटर बोल के, टू ब्रांच डेटर डिस्काउंट अलाउड 45,000। अच्छा नेक्स्ट देखो, उसके बाद है बैड डेप्ट, बैड डेप्ट हुआ है तो डेटर कम होगा, तो ब्रांच पीएल यहाँ पर लिखते हैं, पहले सीक्वेंस में करेंगे तो गलत नहीं होगा, पहले डेटर को कम करो, तो बाई ब्रांच पीएल बैड डेप्ट 30,000। अब ब्रांच पीएल में इसे ट्रांसफर करेंगे टू ब्रांच डेटर बैड डेप्ट 30,000, टू ब्रांच डेटर बैड डेप्ट 30,000। ठीक है, अच्छा सेल्स रिटर्न एट बैंगलोर ब्रांच 60,000, सेल्स रिटर्न हुआ है तो डेटर कम होगा, ब्रांच में रिटर्न हुआ है मतलब ब्रांच के कस्टमर और ब्रांच का बात है, तो सेल्स रिटर्न होने से बाई ब्रांच स्टॉक, अब ये ट्रेडिंग का रिलेशन हो गया, तो ट्रेडिंग मतलब स्टॉक, सेल्स रिटर्न रिलेटेड विथ ट्रेडिंग, बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड रिलेटेड विथ पीएल, तो ये पीएल में क्लोज हुआ, और ये ट्रेडिंग, लेकिन ब्रांच का खुद का ट्रेडिंग कुछ नहीं होता है क्योंकि वो ट्रेडर है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो ब्रांच उस हेड ऑफिस उसे जो देता है उसी को बेचता है, वो अपने से खरीदता है ही नहीं, अपने से थोड़ी ना बिजनेस कर रहा है, तो ये हो गया ब्रांच स्टॉक। यहाँ पर लिखेंगे सेल्स रिटर्न 60,000, देख लेते हैं सही लिखा मैंने 60,000, हाँ 60,000 है, अब इसका क्रॉस पोस्टिंग करना है टू ब्रांच डेटर, टू ब्रांच डेटर यहाँ लिखते हैं टू ब्रांच डेटर रिटर्न 60,000। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एट ब्रांच, तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ब्रांच एक्सपेंसेस में जाएगा टू कैश बोल के, हेड ऑफिस पे करता है ऐसा ही बोला हुआ है, टू कैश रेंट रेट्स टैक्सेस मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है 1,35,000। अच्छा कैश का तो कोई अकाउंट है नहीं कि क्रॉस पोस्टिंग होगा, सैलरी वेजेस बोनस 4,50,000 टू कैश, सैलरी वेजेस बोनस 4,50,000, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000 टू कैश ऑफिस एक्सपेंस 30,000, और लास्ट में बोला है ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक 9 लाख, यहाँ पर लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक का, यहाँ तो हम लोग का स्टॉक रिजर्व भी एलिमिनेट होगा, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना हो जाएगा 9 लाख डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25,
1,80,000 हो रहा है, और इधर 9 लाख लिख लेते हैं। ये पेज पहले ओपन था तो मैंने लिख लिया, अदरवाइज तुम लोग पहले यहाँ पर ही लिख लो। बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक 9 लाख हो गया। देखो प्रैक्टिस से हर एक चीज हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। कोई भी चीज टफ तब तक ही है जब तक तुम लोग इस पे कुछ कर ही नहीं रहे हो। मतलब इस पे अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये टफ नहीं लगेगा। ये सभी को टफ लगता है ये चैप्टर, ऐसा नहीं कि तुम लोग को ही लगेगा। लेकिन प्रैक्टिस से हर एक चीज आसान हो सकता है, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखो यहाँ पर 15, 27, अच्छा नहीं, पहले हमें क्लोज करना है ब्रांच डेटर, सीक्वेंस में चलना पड़ेगा नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले ब्रांच डेटर को क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा 24 लाख प्लस ये हो गया 75, 75 और 60 कितना हो जाएगा 1,35,000। 24 लाख प्लस 1,35,000 मतलब 25 2 लाख 25,35,000 आएगा ब्रांच डेटर। नहीं नहीं गलत हो गया, एक सेकंड, इधर ज्यादा है। अच्छा 27 है इधर, 27 प्लस 5,40,000 तो ये हो जाएगा 32,40,000 माइनस 24 माइनस 1.35, 7.05, 7,05,000। तुम लोग पूरा कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तुम लोग को मेरे जैसा करना पड़ेगा ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, तुम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट करो। 7,05,000, 32,40,000, तो ये हम लोग का आ गया क्लोजिंग बैलेंस डेटर का। डेटर क्लोज होने के बाद क्या क्लोज होना चाहिए, सबसे पहले क्लोज होना चाहिए हम लोग का डेटर। डेटर के बाद ब्रांच स्टॉक, फिर ब्रांच कैश, ब्रांच स्टॉक क्लोज करेंगे। तो ब्रांच स्टॉक का देखते हैं 15, 27, 72, 15, 27, 72 और ये हो गया 90,000, 90 और 90 1,08,000 मतलब 1.8, यानी कि 43,80,000 ये टोटल निकल के आ रहा है हम लोग का 43,80,000। ठीक है, एक बार देख ली 43 हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। 15 लाख, 27 लाख, 9 लाख और 0.9, हाँ मतलब 51,90,000 होगा। अच्छा हाँ 51,90,000 है। 51,90,000 माइनस 9 लाख माइनस 36 लाख माइनस 4.5 और माइनस 0.6, ठीक है 1.8, 1,80,000 टू, ये ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर होता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता है। टू ब्रांच एडजस्टमेंट, एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ओवर आईपी इनवॉइस प्राइस 1,80,000। अब इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट में। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखना पड़ेगा बाई ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर 1,80,000। अच्छा अब इसके बाद क्लोज कौन सा होगा, हम लोगों ने क्लोज कर लिया ब्रांच स्टॉक, इसके बाद होगा ब्रांच कैश फिर ब्रांच एडजस्टमेंट। तो ब्रांच कैश को क्लोज करते हैं 39 लाख। अच्छा ये 39 लाख क्या होगा, 39 लाख पूरा ही ट्रांसफर हो जाएगा हम लोगों का बाई कैश ट्रांसफर टू हेड ऑफिस। क्वेश्चन में बोला था हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। कितना है टोटल हो रहा है हम लोग का 39 लाख, तो 39 लाख ट्रांसफर हो जाए। ब्रांच कैश क्लोज हो गया, इसके बाद क्लोज होता है ब्रांच एडजस्टमेंट। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे इसके बाद। यहाँ पर चेक करते हैं कितना हो रहा है। इधर ज्यादा है शायद, 9,90,000, 10 लाख पर 80 और 19, 1,70,000, 11,70,000 आ रहा है। माइनस 1,80,000 माइनस 72,
9,18,000। ठीक है, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 9,18,000, 9,18,000 आ रहा है। इसको हम लोग लिखेंगे टू ब्रांच पीएल ग्रॉस प्रॉफिट। मैम हाँ बोलिए। मैम ये जो ब्रांच स्टॉक लिखे हैं डेबिट साइड में वो 18,000 है। ओ, ये गलत लिखा है मैंने। अच्छा, ब्रांच स्टॉक 18,000 होगा, ये वाला ना ब्रांच एडजस्टमेंट। हाँ, वो मैंने 72 लिख दिया ग्रॉस अमाउंट। अच्छा हाँ, 18,000 होगा। और अगर ये 18,000 हो जाएगा तो इसमें से और भी कुछ डिडक्ट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये 72 लिखा था, 72 और 18 का डिफरेंस कितना है, 64 ऐड होगा मुझे लगता है, 64। तो ये 64 नहीं, 53। ठीक है, एक बार चेक ही कर लेते हैं। 11,70,000 माइनस 1,80,000 माइनस 18, 972 होगा। हाँ, 9,72। अब ये ब्रांच पीएल में लिखना पड़ेगा, बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। ये कितना लिखेंगे, 9,72 आया है, ये लिख लिया 9,72। अच्छा, इसके बाद क्लोज क्या होना चाहिए, इसके बाद हम लोगों ने अभी कौन सा क्लोज किया, ब्रांच एडजस्टमेंट। इसके बाद ब्रांच पीएल क्लोज होना चाहिए, लेकिन एक्सपेंस को पहले क्लोज करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस को पीएल, अगर एक्सपेंस है तो पहले एक्सपेंस फिर पीएल होगा। तो ब्रांच पीएल, ये टोटल करने से पता चल जाएगा ब्रांच पीएल में ये सब कितना टोटल होके जा रहा है। तो 1.35, 4.5 प्लस 0.3, 6,15,000 आ रहा है। 6,15,000 आ रहा है, तो लिख लेते हैं 6,15,000। मैम कितना आ रहा है, मैम ऑफिस एक्सपेंस 45,000 है। ओ 45 है। अच्छा, ऑफिस एक्सपेंस हाँ 45 है, तो कितना आएगा, 6,30,000 हो जाएगा ना। 1.35, 4.5 और 0.45, 6,30,000। हाँ, अब ये पीएल में ट्रांसफर करेंगे टू ब्रांच एक्सपेंस, 6,30,000। अच्छा, अब गुड्स इनटू ब्रांच को क्लोज कर देंगे। 36 लाख का गुड्स भेजा गया था, उसमें से 18,000 रिटर्न आ गया, तो ट्रेडिंग में कितना अमाउंट क्रेडिट करना चाहिए गुड्स सेंट होने का। तो 36 लाख से नहीं करेंगे क्योंकि 18,000 रिटर्न आ गया था। तो 36 से 18, ये भी शायद मैंने गलत लिखा है ना, ये उल्टा अमाउंट लिख दिया। ये वाला होगा ब्रांच स्टॉक जो है, ये हम लोग का 72 होगा, ये 72 होगा। ये मैंने दोनों अमाउंट को ना उल्टा कर दिया था। तो 72, 36 लाख माइनस 0.72, तो ये हो गया 35,28,000। बैलेंसिंग फिगर, इतने अमाउंट से ट्रेडिंग को क्रेडिट करेंगे, बन गया। अब ये वाला क्लोज करना है, ब्रांच पीएल को क्लोज करने से नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 9,72,000 माइनस ये कितना हो रहा है, 6,30,000 और 30, 6,60,000, मतलब 6.6 प्लस 0.45 माइनस 9.72, तो देखते कितना आता है, 2.62, मतलब 2,67,000। ये आ गया टू ब्रांच पीएल टू नेट प्रॉफिट, सॉरी टू नेट प्रॉफिट, ये गलत लिख दिया था मैंने। टू नेट प्रॉफिट, ये ब्रांच का नेट प्रॉफिट आया, ट्रांसफर टू पीएल, हेड ऑफिस अपने पीएल में इसे ट्रांसफर कर लेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन ही था, सिर्फ डिजिट्स को चेंज किया गया था और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग का ब्रांच स्टॉक एंड डेटर का, देखो हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है। ठीक है, अभी हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट मेथड। अगर तुम लोग अपना
यहाँ पर तो मेरे इस जैम बोर्ड में वो पेज है नहीं अवेलेबल, वो दूसरे जैम बोर्ड में चला गया है। डेटर मेथड होता है इसके बाद, ठीक है। डिपेंडेंट ब्रांच के लिए स्टॉक डेटर के बाद नेक्स्ट जो मेथड होता है वो है डेटर मेथड। हम लोग यहाँ पर डेटर मेथड सीखेंगे। तो डेटर मेथड का जो मेन थी, मतलब मेन जो मैटर है वो क्या है, डेटर मेथड में हमें ब्रांच को अपने डेटर की तरह ट्रीट करना है। जैसे डेटर कौन है, बिजनेस में जिसको हम लोग कुछ सेल करते हैं, ठीक है, जिससे हमारा कुछ रिसीवेबल होता है बाय सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो डेटर का हमारा अकाउंट कैसे बनता है कि डेटर से कितना पैसा मिलेगा इस साल का, डेटर को कितना क्रेडिट सेल किया, डेटर से कितना अमाउंट रिसीवेबल है, डेटर ने कितना पे कर दिया, कितना बैड डेप्ट कर दिया, कितना डेटर को डिस्काउंट दिया, कितना डेटर ने रिटर्न कर दिया। ये सब होता है डेटर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। यहाँ पर हमें मानना है कि ब्रांच हमारा डेटर है, अकाउंटिंग पर्पस में मानना है, लेकिन ओरिजिनली ब्रांच कोई हमारा डेटर है थोड़ी ना है, ब्रांच तो हमारा ही एक हिस्सा है, ठीक है। ब्रांच कभी भी हमारा डेटर नहीं होता है, हेड ऑफिस का डेटर कभी भी ब्रांच नहीं होगा, वो तो अकाउंटिंग पर्पस में हमें ऐसा सोचना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये डेटर मेथड उन सारे ब्रांचों के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो ब्रांच जो है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बहुत खुद निभा सकता है, एकदम छोटा बच्चा नहीं है, ठीक है। जैसे एकदम छोटे बच्चे को क्या करना पड़ता है, पेरेंट्स लोग उन्हें हर काम करवाते हैं, ठीक है, वो खुद कैपेबल नहीं होते। लेकिन जब इंसान थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर अपना छोटा मोटा काम खुद से कर सकता है। जब बहुत बड़े हम लोग हो जाते हैं तो हम लोग खुद का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ता है, यही जो है रूल्स है दुनिया का, ठीक है। क्योंकि हमेशा पेरेंट्स हमारे साथ नहीं रहेंगे, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ नहीं रहेंगे, हमारे पेरेंट्स भी नहीं रहेंगे, यही सच्चाई है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देखो डेटर मेथड में क्या है, डेटर मेथड का मतलब ये हो जाता है कि हमें अपने ब्रांच को डेटर की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। मतलब ब्रांच ने ऐसा, हेड ऑफिस ऐसे सोचेगा कि ब्रांच मेरा डेटर है, मुझे ब्रांच से क्या मिलेगा, ठीक है, ऐसे सोचेगा। तो डेटर से नॉर्मली हमें रिसीवेबल भी हो सकता है, पेबल भी हो सकता है। कैसे, अगर मेरा कोई कस्टमर मेरा डेटर भी है क्रेडिटर भी है, तब ऐसा हो सकता है जरूर, ठीक है। अगर मैं अपने कस्टमर से कुछ खरीदती भी हूँ और उससे कुछ बेचती भी हूँ, तो मेरा कस्टमर है तो उसे बेचूंगी तो जरूर, और अगर उससे हम कुछ खरीदते भी हैं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग ब्रांच को ऐसे ही मानेंगे कि ब्रांच से हमारा क्या रिसीवेबल है और ब्रांच को हमारा क्या पेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले ये स्ट्रक्चर देखने में कैसा होता है। तो यहाँ एक ही स्टॉक बनाना पड़ता है, सॉरी एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, दैट इज ब्रांच अकाउंट। अगर तुम लोग पहला नोट जो मैंने लिखवाया है वो देखोगे तो वहां पर मैंने लिखवाया है कि डेटर मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज ब्रांच अकाउंट, और कोई दूसरा अकाउंट नहीं बनता है, ठीक है, ब्रांच अकाउंट बनता है। तो ब्रांच अकाउंट में क्या क्या हमें लिखना पड़ता है, ब्रांच अकाउंट में क्या लिखना पड़ता है वो भी मैंने लिखवाया, अगर तुम लोग एक बार रीड करोगे तो देखना, वहां पर मैंने लिखवाया है कि सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस और ब्रांच के अंदर जो ट्रांजैक्शन होगा वही यहाँ पर पुट होगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग डेटर का क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी, वैसे इसका भी होगा, यहाँ पर भी होगा टू बैलेंस बीडी। ये लगभग डेटर अकाउंट के तरह है, इसीलिए इसे जो है डेटर मेथड नाम दिया गया है। बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रांच हेड ऑफिस का डेटर बन गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बाई बैलेंस बीडी, ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस, जैसे मैंने बोला कि ये ऐसे डेटर की तरह इसका कंपैरिजन करो, मतलब जिस डेटर को हमारा पेबल भी है रिसीवेबल भी है। तो ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या आ सकता है, देखो ओपनिंग बैलेंस में आ सकता है, यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट, क्योंकि डेबिट साइड का ओपनिंग बैलेंस एसेट कहलाता है। यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट, सॉरी ओपनिंग बैलेंस, इसमें लिखेंगे लाइबिलिटी, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड का बैलेंस लाइबिलिटी कहलाता है। तो मैंने पहले ही तुम लोग को इसीलिए बोला ये ऐसे डेटर की तरह ट्रीट हो रहा है जिससे मेरा पेबल रिसीवेबल दोनों है। मतलब नहीं तो तुम लोग सोचोगे ऐसा कि डेटर से कभी लाइबिलिटी थोड़ी ना होता है, हाँ हो सकता है, अगर हम लोग डेटर से कुछ परचेज वगैरह करते हैं तो हो सकता है उनको पेबल भी है, ठीक है, उनसे एडवांस लिया है तो वो भी तो हम लोग का लाइबिलिटी हो सकता है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर और क्या लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, जैसे ओपनिंग बैलेंस आएगा सिमिलर वे में क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस को ऐसे लिखेंगे, और ओपनिंग इसका क्लोजिंग को कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, क्रेडिट साइड के क्लोजिंग को, और इसे क्या लिखा जाता है, ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन ये एसेट नहीं है, ये इसका क्लोजिंग हुआ ना, तो ये होता है लाइबिलिटी, जस्ट ऑपोजिट होता है, ठीक है। ये तो ये बेसिक कंसेप्ट वाला बात हो गया ना, ये देखो ये हम लोग का क्या होगा,
क्रॉस होगा ना, इसका ये बैलेंस इधर आता है, इसका बैलेंस इधर आता है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस नॉर्मल जो अकाउंट्स का रूल्स होता है, यहाँ पर लिखेंगे एसेट, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, और क्या होगा, नॉर्मली डेटर में भी हमारा ऐसे होता है, अगर देखो सिर्फ डेटर रिलेशन है तो ये और ये जनरेट होगा। हाँ, कभी कभी डेटर के साथ क्रेडिटर रिलेशन, या फिर डेटर को हम लोगों ने कुछ एडवांस वगैरह किया है तो फिर क्रेडिट साइड भी तो हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोगों ने डेटर को सेल किया होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, डेटर टू सेल। उसी तरह से यहाँ पर अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ भेजा होगा तो टू गिवन साइड हो गया, ये वाला टू गिवन, ठीक है, ये लिखने के लिए मैंने बोला है। और अगर कुछ रिसीव कर रहे हैं डेटर से तो बाई कैश लिखते हैं ना, तो कैश क्या है, रिसिप्ट, तो हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं रिसिप्ट लैंग्वेज को लिख के, ठीक है, रिसिप्ट, ये ऐसे हो जाएगा। तो लगभग एक डेटर अकाउंट की तरह देखो मैंने इसको बना दिया, ये डेटर अकाउंट की तरह बन गया। अच्छा, अब एसेट में क्या क्या रहता है उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। एसेट में हम लोग का यहाँ पर आ सकता है फर्नीचर, ठीक है, और क्या आ सकता है, प्लांट एंड मशीनरी, और क्या आ सकता है, डेटर, और क्या आ सकता है, कैश, ठीक है। अब ये सब कहां से आ गया, डेटर अकाउंट में, इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि देखो ये डेटर अकाउंट की तरह है बट ये ओरिजिनली डेटर अकाउंट नहीं है, इसके अलावा भी आ सकता है। मतलब हेड ऑफिस क्या बोल रहा है, मैंने तुम्हें फर्नीचर दिया था बिजनेस करने के लिए, किसको बोल रहा है, ब्रांच को, मैंने तुम्हें प्लांट मशीनरी दिया था बिजनेस करने के लिए, मैंने तुम्हें डेटर, मतलब मेरे वजह से तुम्हें डेटर मिल रहा है, हम है इसीलिए तुम्हारा एग्जिस्टेंस है, कौन बोल रहा है, हेड ऑफिस। तो मतलब हेड ऑफिस ये बोल रहा है ब्रांच का फर्नीचर मेरा फर्नीचर, ब्रांच का प्लांट एंड मशीनरी मेरा प्लांट एंड मशीनरी, ब्रांच का डेटर मेरा डेटर, ब्रांच का कैश मेरा कैश, ऐसा थिंकिंग हमें रखना पड़ेगा अकाउंट को समझने के लिए। तो हेड ऑफिस बोल रहा है अगर ब्रांच का फर्नीचर प्लांट मशीनरी डेटर कैश मेरा है तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बुक्स में बन रहा है, हेड ऑफिस के बुक्स में ही तो बन रहा है, तो हेड ऑफिस बोल रहा है ये सब मेरा एसेट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई लाइबिलिटी है तो अगर हम लोग ब्रांच का एसेट मेरा एसेट बोल के हेड ऑफिस बोल रहा है तो ब्रांच का लाइबिलिटी भी उसको लेना पड़ेगा, तो वो रेडी है, लेगा, तो वो बोलेगा ब्रांच का क्रेडिटर मेरा क्रेडिटर, ठीक है, ब्रांच का बिल्स पेबल मेरा बिल्स पेबल, ब्रांच का किसी तरह का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर है तो मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हम ये मानते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है हेड ऑफिस ट्रीट करेगा, ठीक है। ऐसे हमें थिंकिंग रखना पड़ेगा और कुछ नहीं, तभी जाके इस अकाउंट को हम लोग समझ पाएंगे। अब क्लोजिंग में क्या क्या आ जाएगा, क्लोजिंग में भी सेम चीज आ सकता है, क्लोजिंग फर्नीचर आ सकता है, क्लोजिंग प्लांट एंड मशीनरी आ सकता है, क्लोजिंग डेटर आ सकता है, क्लोजिंग कैश आ सकता है, या फिर और कुछ एसेट भी हो सकता है, ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल्स दिए, ठीक है। और लाइबिलिटी में क्या क्या आ जाएगा, सेम वही, क्रेडिटर आ सकता है, हम सेम ही लिख रहे हैं, ठीक है। वो तो क्वेश्चन में देखोगे तो मिल जाएगा, कुछ और रहेगा, तो नॉर्मली यही सब रहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहता है। यहाँ पर लिखेंगे इसको ऐसे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या लिखा, जैसे डेटर अकाउंट बनता है, नॉर्मली डेटर में क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस, रिसीवेबल, और जो सेल किया तो कैश सेल, फिर जो पैसा रिसीव हुआ और जो अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। इसके जगह हम लोगों ने क्या लिखा है, इसके जगह, या फिर रिटर्न हुआ डिस्काउंट अलाउड, तो ये देखो ये रिसिप्ट, अगर हमें ब्रांच से कुछ मिला, मतलब डेटर से कुछ मिला, डेटर को कुछ दिया, ठीक है, डेटर से जो रिसीवेबल है, तो ब्रांच हमारा डेटर है, तो ब्रांच को हम लोगों ने ये सब दिया था बिजनेस करने के लिए, इसीलिए जब इनका अकाउंट बनाएंगे तो बोलेंगे मेरा फर्नीचर है, ये प्लांट मशीनरी भी मेरा है, डेटर भी मेरा है, कैश भी मेरा है, तो लाइबिलिटी भी लो, ठीक है। सिर्फ ऐसा थोड़ी कि अच्छा ही लेंगे, बुरा भी लेना पड़ेगा। तो ये देखो, ये ओपनिंग क्लोजिंग, बस और कुछ नहीं, ओपनिंग का ओपनिंग में जाएगा, क्लोजिंग का क्लोजिंग में जाएगा। अब नॉर्मली जब सारा चीज लिखा हुआ है तो डेटर अकाउंट में तो कोई बैलेंस होना नहीं चाहिए, सोच के देखो, अगर हम लोग एक डेटर अकाउंट बनाते हैं जहां पर हम लोग लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, चाहे डेबिट क्रेडिट में हो या फिर मतलब किसी एक साइड में हो, और सेल और रिसीट सब लिख देते हैं, तो इस पे और बैलेंस कुछ निकलने वाला बात नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर निकलेगा, क्या निकलेगा, या तो नेट प्रॉफिट निकलेगा, बताते हैं क्यों, अचानक से ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो डेटर अकाउंट की तरह मानना है तो डेटर अकाउंट में थोड़ी ना कोई प्रॉफिट लॉस निकल के आता है, लेकिन यहाँ निकलेगा क्योंकि ये एक्चुअली थोड़ी ना डेटर अकाउंट है, वो तो डेटर की तरह इसका ट्रीटमेंट होता है, इसीलिए मेथड का नाम दिया गया है। तो नेट प्रॉफिट भी आ सकता है, नेट लॉस, दोनों एक साथ नहीं आएगा, आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है। अच्छा, ये क्यों जनरेट होगा वो हम बताते हैं, देखो यहाँ पर लिखते हैं, उसके लिए समझाते हैं। देखो जैसे एसेट, एसेट का केस देखो, एसेट का हम लोग का ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, मतलब हम ये बात कर रहे हैं एसेट का ओपनिंग भी है, एसेट का क्लोजिंग भी है, एसेट का ओपनिंग भी है, एसेट का क्लोजिंग भी है। इफ क्लोजिंग बैलेंस
एसेट का ग्रेटर देन ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, तो हम लोग का क्या जनरेट होगा, और इफ क्लोजिंग बैलेंस लेस देन ओपनिंग बैलेंस है तो हम लोग के पास क्या आएगा। देखो ये कैसे समझ में आएगा, सपोज हम एक एग्जांपल देते हैं, हम लोगों का एक एसेट अकाउंट है, ठीक है, डेटर वेटर छोड़ो, हम लोग का एक एसेट अकाउंट है, उसमें क्लोजिंग में दिख रहा है 100, ठीक है, ये वाला बता रहे हैं, और ओपनिंग में दिख रहा है 80, तो बैलेंस किधर आया, इधर आया, ठीक है, बैलेंस किधर आ गया, इधर आ गया, तो ये कौन सा साइड है, ये प्रॉफिट का साइड है, ठीक है, ये क्रेडिट साइड है तो ये प्रॉफिट का साइड है। तो एसेट का मतलब मेरा पहले जितना ओपनिंग में एसेट था मेरे क्लोजिंग में एसेट ज्यादा है, और ये हम करंट एसेट का बात कर रहे हैं, तो मेरा करंट एसेट जो है ओपनिंग में इतना था क्लोजिंग में इतना आ गया। इसका मतलब करंट एसेट मतलब क्या क्या हो सकता है, डेटर स्टॉक इस तरीके का आइटम, ठीक है, तो हम ये जस्ट बता रहे हैं। तो मेरा क्रेडिट साइड बैलेंस आया, जो 20 आया वो मेरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये मेरा प्रॉफिट है, ऐसे करके समझना पड़ेगा, ठीक है, मतलब मेरा एसेट बढ़ा तो प्रॉफिट है, ठीक है। सिमिलरली अगर क्लोजिंग बैलेंस लेस देन ओपनिंग बैलेंस है, मतलब ये 100 है ये 80 है, क्लोजिंग बैलेंस लेस देन ओपनिंग बैलेंस है तो इधर आएगा, तो ये लॉस का साइड है। तो इसका मतलब ऐसे होने पे मुझे क्या दिखेगा, लॉस दिखेगा। तो अभी जस्ट इतना समझो, बाकी हम लोग धीरे धीरे इस पे देखते हैं और क्या होगा। ये प्रॉफिट लॉस को समझाने के लिए हम ये वाला पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाइबिलिटी से समझने का कोशिश करेंगे। देखो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का भी ओपनिंग क्लोजिंग है, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। इफ ओपनिंग, इफ क्लोजिंग बैलेंस ग्रेटर देन ओपनिंग बैलेंस, अगर मेरा लाइबिलिटी बढ़ गया है तो ऑब्वियसली लॉस होगा। देखो लाइबिलिटी बढ़ गया है ना, जब हम ये बात कर रहे हैं कि क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटी इज मोर देन ओपनिंग, मेरा पहले जो लाइबिलिटी था अभी और भी बढ़ गया, क्लोजिंग मतलब अभी क्या सिचुएशन है, बढ़ गया है तो लॉस, ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ना मतलब लॉस होता है। और अगर हम लोगों का क्लोजिंग बैलेंस लेस देन ओपनिंग बैलेंस है तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट, मेरा लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ है तो ये प्रॉफिट का साइन है, ठीक है, लाइबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब प्रॉफिट का साइन है, ठीक है। अभी इतना समझते हैं कि प्रॉफिट लॉस क्यों आएगा। अगर इस अकाउंट में हम लोग का डेबिट साइड, इतना समझो, ये समझाने का मतलब है कि अगर हम लोग के अकाउंट में ये जो अकाउंट बना हुआ है इसमें अगर हम लोग का एसेट, ओवरऑल एसेट अगर ज्यादा होता है लाइबिलिटी से तो हम लोग का प्रॉफिट आएगा, और अगर लाइबिलिटी ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग का लॉस आएगा। अभी जस्ट इतना समझो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग इसमें लिखेंगे कि जब ये अकाउंट बनता है तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, वो हम एक बार लिखवाए हैं लेकिन फिर से बता देते हैं, क्योंकि ये वाला हम लोग 2 पॉइंट में लिखेंगे, यहाँ पर 2 पॉइंट लिखेंगे, दोनों पॉइंट को याद रखेंगे तो हम लोग का ये अकाउंट बन जाएगा। तो अभी हम लोग लिखेंगे ट्रांजैक्शन बिटवीन, ट्रांजैक्शंस ओनली बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच एट एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। देखो क्या लिखा है मैंने, ट्रांजैक्शंस जो भी होगा हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में वो रिकॉर्ड होगा, और वो भी कैसे होगा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस में, मतलब इनवॉइस प्राइस में अगर हेड ऑफिस ब्रांच को सेंड भी कर रहा है तो भी एक्चुअल प्राइस में ही होगा। यहाँ पर इनवॉइस का इंपैक्ट नहीं देना है हम लोग को, यहाँ पर इनवॉइस का इंपैक्ट नहीं देना है, ये बात हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। ये अकाउंट का जो टेक्निक है उसमें हमें क्या करना है, सिर्फ हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन लिखना है, किसी और का लिखना ही नहीं है, मतलब कोई और, मतलब जैसे ब्रांच के साथ उसके कस्टमर का ट्रांजैक्शन वो यहाँ नहीं आएगा, जो हम लोग का इस मेथड में आ रहा था, इस मेथड में आ रहा था जब कस्टमर ब्रांच को रिटर्न कर रहा था, तो देखो हम लोग यहाँ पर लिख रहे थे ब्रांच के डेटर में, ठीक है, ये सभी तो हेड ऑफिस बना रहा है, लेकिन अगर हेड ऑफिस ये वाला मेथड फॉलो कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांच और अपने बीच में ट्रांजैक्शन लिखेगा, ब्रांच और उसके कस्टमर के बीच का कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करने वाला। तो यही चीज मैंने लिखवाया, और ऊपर से सिर्फ कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेगा, चाहे इनवॉइस पे क्यों ना सेंड किया गया हो। फिर यहाँ पर लिखेंगे ट्रांजैक्शंस बिटवीन एंड सॉरी, ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच गलत लिखवा दिया, ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एनी
थर्ड पार्टी, चाहे वो कोई भी हो, will not be recorded in this account। इसका बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तुम लोग को बोला, देखो यही पॉइंट मेरा लिखवाया हुआ था, ये लिखवाया हुआ नहीं था, ये अभी लिखवाया, ये लिखवाया हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस और ब्रांच का ट्रांजैक्शन होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करवा दिया और कुछ नहीं, ब्रांच और किसी और पार्टी के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन आएगा ओनली। ये देखो, ये देखो, ये वाला पॉइंट ओनली, और ये वाला एक्चुअल कॉस्ट, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है। कोई थर्ड थर्ड पार्टी का ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं रिकॉर्ड होगा, नॉट बी रिकॉर्डेड, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए जिसमें होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक लिस्ट थोड़ा सा हम लिखवाते हैं, देखो हम लोग को इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर हम लिखते हैं। पहला, गुड्स सेंट टू ब्रांच। मुझे तुम लोग ये बताओ, क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा। अभी मैंने जो भी तुम लोगों को डेटर मेथड के बारे में बताया, ब्रांच अकाउंट के बारे में बताया, ये जो ट्रांजैक्शन है क्या ये ब्रांच अकाउंट में हमें पोस्ट करना चाहिए या नहीं पोस्ट करना चाहिए, ये बताओ। गुड सेंड टू ब्रांच तभी होगा अगर सिर्फ और सिर्फ ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन है, बस तुम लोग को इतना बताना है सोच के, और कुछ नहीं। बोलो पोस्ट होगा कि नहीं। हम तब तक दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, एक के बाद एक तुम लोग मुझे बताना कि ये ब्रांच अकाउंट में जाएगा कि नहीं। पहला वाला ही बताओ, दूसरा भी नहीं बताना पड़ेगा। गुड सेंड टू ब्रांच, तो क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा। मैंने तो रूल्स तो बताया, बोलो कोशिश तो करो। हाँ बोलो, एक बार बोलो। आएगा। आएगा क्योंकि हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन है, तो ये ब्रांच अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट वाला बताओ। नेक्स्ट मैंने बोला गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिया, क्या ये ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का है। अगर है तो ये ब्रांच अकाउंट में आना चाहिए। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। आएगा, ठीक है। हाँ, कैश सेंड टू ब्रांच, ब्रांच में कैश भेजा गया है, ब्रांच में कैश भेजा गया है, क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा। नो मैम। क्यों नहीं आएगा बोलो। मैम आएगा। আসবে তো, কেন আসবে না, কারণ ক্যাশ কে পাঠাবে, ব্রাঞ্চ কে ক্যাশ কে পাঠাবে। बोलो हेड ऑफिस, तो ब्रांच को कैश कौन, हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन है तो आएगा, ठीक है। कैश रिमिटेड बाय ब्रांच, अब कैश रिमिटेड बाय ब्रांच का मतलब तुम लोग थोड़ा सा अपने दिमाग में चलाओ कि कैश ब्रांच कैश रिमिट कर रहा है, किसको करेगा, हेड ऑफिस को करेगा, तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। यस मैम। इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। अच्छा फिर नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ये देखो ये जरूरी नहीं है, हम ये जो लिख के बता रहे हैं ना ये ऐसे करके करना जरूरी नहीं है, तुम लोग को क्वेश्चन में पढ़ के समझना पड़ेगा, लेकिन एक बार गो थ्रू करोगे तो क्या होगा ना, पॉइंट जो है दिमाग में चला जाता है कि क्या हो रहा है, पॉइंट क्या हो रहा है। डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन करने जाएंगे तो दिमाग में नहीं चलेगा। फिर यहाँ पर लिखते हैं गुड्स सेंट बाय अदर ब्रांच, ठीक है। गुड सेंट बाय अदर ब्रांच, इसको थोड़ा सा सोच के बताओ, ठीक है। गुड सेंट बाय अदर ब्रांच मतलब मान लो एक हेड ऑफिस का 2-3 ब्रांच है, ठीक है। तो फिर एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को गुड सेंट कर रहा है, तो क्या ये ब्रांच अकाउंट में आना चाहिए। क्या लग रहा है।
देखो मुझे एक चीज बताओ, ये लगता है ऐसे पढ़ के कि नहीं आएगा, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को गुड्स कैसे भेजेगा? क्या उसके लिए उसको हेड ऑफिस का परमिशन लेना जरूरी है कि नहीं है? मतलब नॉर्मल सेंस में बताओ कि जरूरी है कि नहीं है? तुम लोग को क्या लगता है लॉजिकली क्या होना चाहिए? रूल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर हेड ऑफिस का 5 ब्रांच है तो क्या ब्रांच जब अपने अंदर ट्रांजेक्शन करेगा, क्या हेड ऑफिस से वो पूछेगा कि नहीं पूछेगा? ये बताओ। मैम पूछो। हाँ, पूछेगा, क्योंकि ऑथोरिटी किसके पास है? ऑथोरिटी तो है हेड ऑफिस के पास, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर गुड सेंड बाय अदर ब्रांच हो रहा है, कोई दूसरा ब्रांच जिस ब्रांच का अकाउंट हेड ऑफिस बना रहा है उसको सेंड कर रहा है, तो किसके इंस्ट्रक्शन पे सेंड कर रहा होगा? हेड ऑफिस का। जैसे मान लो ये हम लोग ब्रांच बना रहे हैं, ये ब्रांच अकाउंट बन रहा है दिल्ली का, ठीक है, और मुंबई में भी एक ब्रांच है और हेड ऑफिस है इनका मान लो कोलकाता, ठीक है। जो एक एग्जांपल ले रहे छोटा, एक हेड ऑफिस है कोलकाता में, उसका 2 ब्रांच है, एक दिल्ली में है एक मुंबई में है, ठीक है। और ये दिल्ली ब्रांच का अकाउंट है। दिल्ली ब्रांच जो है मुंबई ब्रांच को स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन अपने आप नहीं कर सकता है, वो हेड ऑफिस के कहने पे ही करेगा। हेड ऑफिस बोलेगा तो ही करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वैसे भी मुंबई ब्रांच डायरेक्ट इसको भी बोलेगा नहीं, वो हेड ऑफिस को ही बोलेगा। अगर हेड ऑफिस बोलेगा अच्छा ठीक है दिल्ली ब्रांच से ट्रांसफर करवाते हैं, तो पूरा ऑथोरिटी इनके पास है, ये अपने अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ये यहाँ से परमिशन देगा कि इसको ट्रांसफर कर दो तो ये कर देगा, बोलेगा मत करो तो नहीं करेगा, ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। तो इसमें ट्रांजैक्शन किसके बीच हुआ, हमें क्या करना है? ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड होगा, ओनली तभी रिकॉर्ड होगा जब ट्रांजैक्शंस बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच होगा। तो देखो ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच ही हुआ, क्योंकि मुंबई ब्रांच को ट्रांसफर हुआ है दिल्ली ब्रांच से हेड ऑफिस के कहने पे। तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच हुआ, कोई थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन तो हो नहीं रहा है, ब्रांच तो कोई थर्ड पार्टी है नहीं, मतलब दूसरा कोई ब्रांच। इसीलिए ये कहां पर आना चाहिए? ये ब्रांच अकाउंट में आना चाहिए, ठीक है, यही हम बता रहे हैं, ब्रांच अकाउंट में आना चाहिए। तो मुझे नेक्स्ट वाला भी एक बार बता दो, गुड सेंट टू अदर ब्रांच, ये क्या होगा? क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा? जो अभी मैंने लॉजिक बताया उससे सोच के बताओ। आएगा। आएगा, Yes, सेम ma'am. ही तो है ना। आज पे सेम कंसेप्ट ना, बाई अदर ब्रांच टू अदर ब्रांच, हो गया, एक ही बात है। वो गुड्स भेजा है, इसने गुड्स रिसीव किया है। रेमिटेंस बाय ब्रांच डेटर, क्या ये आएगा? रेमिटेंस बाय ब्रांच डेटर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, अच्छा सॉरी यहाँ नहीं लगेगा एरो, यहाँ नहीं लगेगा एरो। रेमिटेंस बाय ब्रांच डेटर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, ब्रांच का डेटर ले जाके पैसा हेड ऑफिस में दे दिया है, तो क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा? No. ये ब्रांच अकाउंट में आएगा कि नहीं, ये थोड़ा सा सोच के बताओ, ठीक है। इसमें भी एक पॉइंट है, बोल रहे रेमिटेंस बाय ब्रांच डेटर, कौन है? ब्रांच का डेटर है। क्या ब्रांच का डेटर हेड ऑफिस का डेटर है कि नहीं, ये बताओ। ब्रांच रेमिटेंस बाय ब्रांच डायरेक्टली, सॉरी रेमिटेंस बाय ब्रांच डेटर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये वाला ब्रांच अकाउंट में आएगा, क्यों आएगा बताते हैं। देखो हेड ऑफिस जो है वो क्या बोलेगा? हेड ऑफिस बोलेगा कि मेरे पास पैसा आया है। देखो अगर कस्टमर ब्रांच को पे करता तो नहीं आएगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी हो गया। अब कस्टमर अगर हेड ऑफिस को दे रहा है, सोचो कस्टमर किसको दे रहा है? उस ब्रांच में नहीं दे रहा है। यहां पर मान लो जैसे मैंने बोला ये कोलकाता का हेड ऑफिस, ठीक है, ये दिल्ली का ब्रांच है, दिल्ली ब्रांच का एक कस्टमर है, ठीक है, वो चला गया है हेड ऑफिस को पैसा रेमिट करने, परचेस किया था दिल्ली ब्रांच से, तो दिल्ली ब्रांच का कस्टमर हुआ। अब वो कोलकाता ब्रांच कोलकाता हेड ऑफिस में ले जाके पैसा जमा कर दिया, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ? तो ये अब इसमें उसे एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये किस कंसेप्ट में आएगा? देखो हम लोग का ये ट्रांजैक्शन किस में हुआ है? ट्रांजैक्शन लेकिन ब्रांच के साथ हेड ऑफिस का नहीं हुआ है, हेड ऑफिस के साथ ब्रांच के कस्टमर का हुआ है। लेकिन क्या इसका इंपैक्ट ब्रांच अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा, ये सोच के हमें बताना है, क्योंकि बोला है ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एनी थर्ड पार्टी नहीं आना चाहिए, हेड ऑफिस एंड एनी थर्ड पार्टी नहीं बोला है, ठीक है। तो हेड ऑफिस
ने रिसीव किया है इन मतलब इंस्टीड ऑफ ब्रांच, ऐसा बोल सकते हैं, उसके बिहाफ में, बिहाफ ऑफ ब्रांच, ठीक है, बिहाफ ऑफ ब्रांच जो है उसने रिसीव किया है। तो एक्चुअली हेड ऑफिस क्या बोलता है, ब्रांच का डेटर मेरा डेटर, ये देखो ब्रांच का डेटर मेरा डेटर, तो इस केस में वो क्या बोलेगा, वो यही बोलेगा कि ब्रांच का कस्टमर मेरा कस्टमर। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाले ब्रांच अकाउंट में आना चाहिए। हम फिर से बताते हैं ये वाला पॉइंट, ये भी स्पेशल पॉइंट है, ये क्यों आएगा, क्योंकि हमें बोला है ट्रांजैक्शन जो ब्रांच और एनी थर्ड पार्टी के बीच में होगा वो कभी नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन अगर हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन है तो वो आएगा, ये भी मैंने बोला। तो ये हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का नहीं है, हेड ऑफिस और ब्रांच के कस्टमर के बीच का है, लेकिन ये तो जस्ट एक वे आउट हो गया। देखो एक्चुअली पैसा मतलब ये क्या होता है, जैसे मान लो तुम लोगों ने कहीं से, जैसे पेंटालून्स का बहुत अलग अलग जो है काउंटर है, ठीक है, तुम लोगों ने मान लो कहीं एक जगह से, मान लो काकुड़गाछी से लिया, ठीक है, पेंटालून से कुछ लिया, अब उसका जो है तुम लोग क्या करना चाहते हो, रिटर्न वहां पर नहीं करके तुम लोग दूसरे किसी काउंटर में करना चाहते हो, लाइक नागेर बाजार में करना चाहते हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हेड ऑफिस तो सेम है ना, यहाँ पर भी वैसा ही चीज हो रहा है कि पेमेंट जो है वो ब्रांच के जगह, मतलब जिस ब्रांच से लिया गया था उसके जगह हेड ऑफिस को किया गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये इस कंसेप्ट में आ रहा है कि ब्रांच का डेटर मेरा डेटर, इसीलिए ये वाला हम लोग का ब्रांच अकाउंट में आना चाहिए। ये स्पेशल केस है, देखो इसको समझना पड़ेगा। ये रेमिटेंस जो है ब्रांच डेटर हेड ऑफिस को कर रहा है, तो ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच डेटर हो रहा है। हमें बोला है कि ब्रांच और एनी थर्ड पार्टी में नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये वाला आएगा, ठीक है। ये पॉइंट लेकिन याद रखो, ठीक है, 7th वाला। अच्छा नेक्स्ट देखो, ऐसा और एक पॉइंट भी आएगा 8th पॉइंट में, रेमिटेंस बाय ब्रांच डेटर, रेमिटेंस बाय ब्रांच डेटर, नहीं ये तो मैंने लिखवाया, रेमिटेंस बाय नहीं, रेमिटेंस नहीं, ये रिटर्न लिखो, ये रिटर्न, ये देखो, रिटर्न बाय ब्रांच डेटर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, जो मैंने अभी तुम लोग को समझाया, डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। तुम लोगों ने एक काउंटर की जगह दूसरे काउंटर पे जो है रिटर्न जनरेट कर दिया, मान लो हेड ऑफिस में कर दिया, काकुड़गाची मान लो हेड ऑफिस है पेंटालून्स का, मुझे नहीं पता है कि नहीं, हम जस्ट बोल रहे हैं। तो अगर तुम लोग दूसरे किसी जगह पे जाके रिटर्न करते हो तो ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा, क्योंकि अगर ये आ रहा है सेम कंसेप्ट में ये भी आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे ब्रांच अकाउंट में आएगा, इसमें भी वही कंसेप्ट लग रहा है, रिटर्न हो रहा है, कौन कर रहा है, कस्टमर, कस्टमर और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन है, तो वो ब्रांच अकाउंट में लिख देगा। क्यों लिखेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि ब्रांच का डेटर मेरा डेटर, और ब्रांच का अगर कोई रिटर्न हो रहा है तो डेटर कम हो जाएगा, नेट डेटर बनेगा, रिटर्न भी यहाँ पर एडजस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि वो बोलता है ब्रांच का डेटर मेरा डेटर, ब्रांच का लाइबिलिटी मेरा लाइबिलिटी, इसीलिए। 9th नंबर में देखो, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, और एक पॉइंट है ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, बोलो इसमें से कौन सा आएगा और कौन सा नहीं आएगा, या फिर दोनों ही आएगा या दोनों नहीं आएगा, बोलो। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ये ब्रांच अकाउंट में आएगा, हाँ आएगा। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस अगर हेड ऑफिस और ब्रांच के अंदर का ट्रांजैक्शन है, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, अब बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा। ना, नहीं आएगा, सही नहीं आएगा, ये ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा, ऐसे लिख देते, ब्रांच लिख के क्रॉस लगा देते, ठीक है, ये ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि ब्रांच अपना खर्चा खुद पे कर रहा है, तो ये ब्रांच अकाउंट में क्यों आएगा, क्योंकि ये ब्रांच के बीच का, और ब्रांच ने जो भी एक्सपेंस पे किया है उनके बीच का बात है, यानी ब्रांच एंड थर्ड पार्टी के बीच का बात है, ब्रांच और थर्ड पार्टी के बीच का नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हेड ऑफिस और किसी और के बीच का मतलब किसी और का, मतलब उस ब्रांच से रिलेटेड किसी पर्सन के बीच का ट्रांजैक्शन होता है तो आता है। उसका एग्जांपल यहाँ से देखो, 7th नंबर 8th नंबर, ये दोनों ऐसा था। 9th 10th में, 10th अभी तक हम लोग 10 ट्रांजैक्शन लिखे, उसमें एक ऐसा निकल के आया जो ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। अब इसमें और 3-4 बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट दिन लिखेंगे, और उसके बाद ये मेथड जो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना लिखवा है उतना एक बार रिकॉल करने से काफी रहेगा, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।